अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 64। कैदियों का फरार। रेलवे स्टेशन पर ब्लैकआउट था और बड़ी भीड़ थी। माइकल और मारिया एक डिब्बे में सवार हो गए। माइकल औरत के लिबास में था। वो एक औरत के साथ जाकर बैठ गया। उसके फरार की खबर सारे इलाके में फैल चुकी थी और पूरी जर्मन मिलिट्री पुलिस हरकत में आ चुकी थी। जगह जगह जर्मन पुलिस छापे मार रही थी। अभी पेरिस पहुंचने में 2 घंटे बाकी थे और मारिया को यही खतरा था कि कहीं रास्ते में माइकल पकड़ा ना जाए। उसने भी ये शुक्र खुदा का अदा किया कि रात को ब्लैकआउट था और माइकल को डिब्बे के अंदर की बेहद मध्यम रोशनी में कोई नहीं पहचान सकता था। ट्रेन पेरिस की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और कुछ जर्मन फौजी पुलिस के आदमी डिब्बे में घुस आए। अब ये औरतों का डिब्बा तो ना था कि यहाँ पर दाखिल ना हो सकते। मर्दों के साथ यहाँ औरतें भी बैठी थी। जर्मन पुलिस ने आते ही सवारियों के कार्ड देखने शुरू कर दिए। मारिया कोने में खड़ी होगी क्योंकि वहां रश इतना था कि मारिया किसी के करीब नहीं बैठ सकती थी। मारिया जानती थी कि माइकल के पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है और फिर वो औरत के लिबास में था। अगर कार्ड होता तो वो भी मर्द का हो सकता था। जर्मन पुलिस का आदमी माइकल के करीब पहुंचा तो वो भी खतरे को महसूस कर चुका था। उसने एकदम रोना शुरू कर दिया। मारिया को बेख्तियार हंसी आ गई क्योंकि माइकल औरतों की आवाज में सिसकियां भर भर कर रो रहा था और कह रहा था, हाय मेरी बेटी मर गई, बिल्कुल बच्ची थी। मैं इसकी सालगिरह पर उसे खिलौनों का तोहफा भी न दे सकी। माइकल औरत के लिबास में इसके अंदर शानदार दुखी माँ की एक्टिंग कर रहा था कि मारिया अशज कर उठी। उसका फायदा उसे जरूर हो गया क्योंकि जिस पुलिस वाले ने माइकल का शनाख्ती कार्ड देखना था वो उसके साथ हमदर्दी करने लगा। बहन, जो खुदा को मंजूर था हो गया, अब तुम सब्र से काम लो। माइकल जर्मन पुलिस वाले के कंधे पर सर रखकर रो रहा था। मारिया को हंसी तो बेख्तियार आई, लेकिन उसे यह भी खतरा था कि कहीं हाथ फेरते फेरते माइकल के बाल ना खुल जाएं और भांडा ना फूट जाए। पुलिस वाला आगे चला गया। इस अफरा तफरी में उसने ये भी माइकल से ना पूछा कि उसका शनाख्ती कार्ड कहाँ है। गाड़ी पूरी रफ्तार से दोबारा भागी जा रही थी। आखिर वो रात के पिछले पहर पेरिस के स्टेशन पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। सर्दी बहुत सख्त थी। थोड़े बहुत मुसाफिर ट्रेन से उतरकर बाहर निकल गए। मारिया माइकल को एक तरफ ले गई और कहा, तुम्हारी बीवी ने मुझसे यही कहा था कि वो तुम्हारा इंतजार करेगी। कहाँ, किस जगह? इसका मुझे इल्म नहीं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी किस जगह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? क्योंकि यहाँ से हमें इसी जगह जाना है, माइकल ने कहा। वो अपने घर मेरा इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि हमारे घर के बाहर जासूसों ने पहरा लगा रखा होगा। उन्हें मालूम है कि मैं फरार हो चुका हूँ और अपनी बीवी से मुलाकात करने घर जरूर आऊँगा। फिर तुम्हारी बीवी कहाँ हो सकती है? माइकल बोला, मेरा ख्याल है हमारी एक रिश्ते की फूफी शहर से बाहर एक आबादी में रहती है, वो ज़रूर वहाँ चली गई होगी। मारिया ने कहा, लेकिन जासूस उस जगह भी ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे जहाँ तुम्हारी बीवी जाएगी। जासूस उसका पीछा करते रहेंगे ताकि जब भी कभी तुम उससे मिलने आओ तो वो तुम्हें गिरफ्तार कर सकें। तो फिर इस तरह तो मैं जब तक जंग खत्म नहीं होती अपनी बीवी से नहीं मिल सकता। मारिया ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फूफी के पास जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। यहाँ भी अंधेरा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उनकी हल्की हल्की रोशनी में मकानों के खाके नजर आ रहे थे। एक टैक्सी चुपके से पास आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने एक औरत को अकेले खड़े देखा तो करीब आकर कहा, मादाम मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? माइकल ने कहा, भैया मुझे मोहल्ला चांद वाला में ले चलो। तशरीफ रखें मादाम। माइकल के साथ मारिया भी टैक्सी में सवार हो गई। उस जंग के ज़माना में बेकारी और तंगदस्ती आम थी। लोग एक दूसरे को अकेला देखकर लूट लेते थे। माइकल को इसलिए अकेले सफ़र करते हुए डर महसूस न होता कि एक तो वो औरत नहीं मरता और दूसरा ये कि वो अकेला नहीं, मारिया उसके साथ थी। टैक्सी सुनसान सड़कों पर तेज़ी से घूमती हुई शहर से बाहर निकल गई। ये इलाका बिल्कुल ही उजाड़ था। टैक्सी ड्राइवर एकदम चोर उचक्का था। उसका काम यही था कि अकेले दकेले मुसाफिर को रास्ते में लूट लिया करता। उस औरत को भी उसने बेयारो मददगार देखा तो आधे रास्ते में टैक्सी खड़ी कर दी। माइकल ने पूछा, भाई ये गाड़ी यहाँ किस लिए खड़ी कर दी तुमने? ड्राइवर ने जर जर दांत निकालकर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें लूट कर हलाक करने के लिए। मारिया और माइकल चौंक पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शरीफ सा टैक्सी ड्राइवर चोर कातिल भी हो सकता है। माइकल ने कहा, भाई मैं तो औरत ज़ात हूँ, मुझे क्यों हलाक करते हो? मैं तो एक दुखी औरत हूँ। ड्राइवर कहका मारकर हंसा और उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब से छोटा सा पिस्तौल निकालकर उसका रुख माइकल की तरफ करते हुए कहा, मजबूर हूँ मादाम, लूटना मेरा पेशा है क्योंकि मैं गरीब टैक्सी की कमाई से गुजर बसर नहीं कर सकता। माइकल ने कहा, तो फिर तुम मुझे लूट लो लेकिन हलाक ना करो। ड्राइवर ने कहा, हलाक करना बहुत ज़रूरी है। चोरी अपनी गरीबी दूर करने के लिए करता हूँ, चोरी को छुपाने के लिए हलाक करता हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया को डाकू पर बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त किस दीदा दलेरी से एक इंसान की जान लेने पर तुला हुआ था। वो पिछली सीट पर माइकल के साथ बैठी थी। आहिस्ता से खिसक कर ड्राइवर की तरफ आई तो सीट के स्प्रिंग का शोर पैदा हुआ। ड्राइवर ने पिस्तौल का रुख उधर को कर दिया। क्या करने लगे हो? गोली मारूंगा अगर जरा भी हरकत की। माइकल समझ गया कि मारिया हरकत में आ गई है। वो बड़ा खुश हुआ, झट बोला, मैं भला गरीब औरत क्या कर सकती हूँ? लो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं।
ड्राइवर ने पिस्तौल की नाली आगे कर दी और गुर्राया, तुम देहाती औरतें बहुत चालाक होती हो, जरूर तुमने किसी जगह रुपए छुपा रखे हैं। सीधी तरह जहां तुमने दौलत छुपा रखी है निकाल कर मेरे आगे रख दो, नहीं तो मैं 1 2 3 कहने के बाद गोली मार दूंगा और लाश उसी जगह डालकर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना निकला तो भी मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि तुम जाकर जर्मन पुलिस को मेरे बारे में रिपोर्ट कर दो। मारिया अब खिसकती ड्राइवर के पिछले उसकी अगली सीट के पहलू में पहुंच गई। ड्राइवर ने गिनती शुरू कर दी, 1 2, अभी 3 उसके मुंह से नहीं निकला था कि मारिया ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर नीचे से मुक्का मारा। पिस्तौल उछलकर परे जा गिरा। ड्राइवर हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि टैक्सी में सिवाय माइकल के दूसरा कोई नहीं था और माइकल के सामने बैठा था या बैठी थी। फिर ये मुक्का किसने मारा था? अभी वो हैरानी था कि मारिया ने उसकी गर्दन पर पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मारा। ड्राइवर सीट पर गिर पड़ा। मारिया पिस्तौल अपने हाथ में लेकर ड्राइवर से बोली। वो पूरी तरह टैक्सी के अंदर एक ऐसी औरत की मौजूदगी को महसूस कर रहा था जो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल करीब मारिया बैठी सांस बाकायदा ले रही थी। माइकल यानी दूसरी औरत बड़े आराम से पिछली सीट पर बैठी थी। टैक्सी चल पड़ी। मारिया ने कहा, अगर तुमने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो तुम्हारे पिस्तौल से ही तुम्हारी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगी। ड्राइवर तो अपनी जगह बैठा बैठा लरस गया। उसने बड़े आराम से पेरिस की बस्ती चांद वाले मोहल्ले के सामने लाकर खड़ी कर दी। ड्राइवर की गर्दन पर मारिया ने मुक्का मारते हुए कहा, मैं भूत हूं। अगर तुमने किसी से हमारा जिक्र किया या किसी दूसरे मुसाफिर को लूटने की कोशिश की तो मैं उसी जगह पहुंचकर तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, समझे? जी जी समझ गया, ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा और टैक्सी भगाकर ले गया। मारिया ने माइकल से कहा, अब तुम औरतों को लिबास उतार कर फेंक दो। माइकल अंधेरे में एक दीवार की आड़ में चला गया। वहां उसने जनाना लिबास बदल दिया। वो फिर से मर्द बनकर निकल आया। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है जर्मनी के जासूस जरूर तुम्हारी बीवी के मकान की निगरानी कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाकर पता करती हूँ कि तुम्हारी बीवी घर में है कि नहीं। ठीक है, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। मारिया ने माइकल की फूफी के मकान का एड्रेस मालूम किया और माइकल को उसी जगह दीवार की ओट में खड़े रहने का कहकर मारिया माइकल की फूफी की तरफ चल दी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं और दरवाजा बंद करके वापस अंदर चली गई। उस दौरान में मारिया अंदर जा चुकी थी। वो उससे ये पूछ नहीं सकती थी कि माइकल की बीवी अंदर है या नहीं। वो खुद अंदर जाकर मालूम करना चाहती थी। उसने तो माइकल की बीवी को पहले ही से देख रखा था। मारिया मकान के अंदर गई तो देखा एक कमरा है जहाँ कुर्सियाँ और पलंग दीवार के साथ लगा है। उस पलंग पर वही बूढ़ी औरत दोबारा लेट गई। दूसरे कमरे से माइकल की बीवी ने निकलकर पूछा, कौन था आंटी? आंटी ने कहा, खुदा जाने कौन भूत था, दस्तक देकर गायब हो गया। ये सुनकर माइकल की बीवी का माथा ठनका। वो मुस्कुराई, समझ गई कि वही मुकद्दस रूह अपने वादे के मुताबिक आ गई है। खुश होकर बोली, आंटी मेरा दिल कहता है कि माइकल आ गया। आंटी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? भला कोई जर्मनों की कैद से भी भाग सकता है? माइकल की बीवी बोली, तुम नहीं जानती आंटी, मेरा दिल कह रहा है कि माइकल आ गया है। अरे अगर आ गया है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है वो भले मानस? इतने में मारिया ने माइकल की बीवी के कान में कहा, बहन तुम्हारा खामिद बाहर खड़ा है, घबराओ नहीं, मैं उसे अंदर लेकर आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। खुशी से माइकल की बीवी की चीख निकल गई, माइकल माइकल। वो ये कहते हुए दरवाजे की तरफ भागी। मारिया ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुमने शोर मचा दिया तो माइकल तुम्हारे पास कभी नहीं पहुंच सकेगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे घर की निगरानी हो रही है? बाहर जर्मन जासूस छुपे बैठे हैं। माइकल की बीवी रुक गई। मैं माफी चाहती हूँ मुकद्दस रूह। अरे ये तू किस किस से बातें कर रही है? जरूर तुम पागल हो गई, उसकी आंटी ने कहा। मारिया बाहर निकल गई। आंटी ने माइकल की बीवी से कहा, खुदा के लिए होश करो, यूं पागल होकर क्या कर लोगी? अपने आप को संभालो। माइकल की बीवी बोली, मैं पागल नहीं हूँ आंटी, माइकल अभी अंदर आ रहा है, तुम अपनी आंखों से देख लेना। और सचमुच थोड़ी देर बाद माइकल अंदर आ गया। उसकी बीवी उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आंटी तो खुशी से हैरान होकर रह गई। मारिया ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। माइकल ने कहा, मारिया बहन, मुझे खतरा है कि जर्मन जासूस जरूर उस घर की निगरानी कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि उनका काम तमाम करती जाओ ताकि फिर हम सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। मारिया बोली, बहुत अच्छा, मैं अभी यहाँ ठहरकर उनका इंतजार करूंगी। अगर वो यहाँ आए हों तो तुम्हारी तलाश में घर पर छापा जरूर मारेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके घर के बाहर जर्मन जासूस बाकायदा निगरानी कर रहे थे। उन्होंने माइकल को घर के अंदर दाखिल होते देख लिया था। जो ही माइकल घर में घुसा, वो अपनी कमी गाहों से निकले और माइकल के मकान में घुसकर उन्होंने पिस्तौल तान लिए। खबरदार जो किसी ने हरकत की, माइकल चुपके से हमारे साथ चल पड़ो, तुम एक मफरूर कैदी हो। माइकल की बीवी और आंटी शर्मसार होकर रह गए। परेशान माइकल भी हुआ, लेकिन उसे मारिया की तरफ से बड़ा हौसला था। उसने जर्मन जासूसों के कहने पर हाथ ऊपर उठा लिए। एक जासूस कहका लगाकर बोला, एक अरसा से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आखिर तुम हमारे काबू आ ही गए। दूसरे जासूस ने कहा, आप सीधी तरह से हमारे साथ चलो। पहले जासूस ने कहा, हम इसकी मशकें कस देंगे ताकि भाग ना जाए। ठीक है, जल्दी करो। उन्होंने उसी वक्त कमरे में से एक मजबूत रस्सी तलाश की और माइकल की मशकें कसनी शुरू कर दी। एक जासूस पिस्तौल ताने उसके सर पर खड़ा रहा। मारिया अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने एक कमरे में डंडा तलाश कर लिया। ये डंडा उन दोनों जासूसों के लिए मौत का पैगाम था। उसने बड़े आराम से एक जासूस के सर पर डंडा मारा, वो गिर पड़ा। दूसरा उठने लगा तो दूसरा डंडा उसके सर पर पड़ा, वो भी गिर पड़ा। मारिया ने कहा, इन दोनों की मशकें कस दो और इन्हें बाहर दरिया में जाकर फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माइकल ने उसी वक्त उन दोनों के हाथ पांव बांधे और एक एक करके उन्हें बाहर ले जाकर दरिया में फेंक दिया। उस काम से फारिग होकर वापस आया तो मारिया ने कहा,
तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों इस शहर से निकलकर फ्रांस के किसी दूर दराज देहात में जाकर उस वक्त तक जिंदगी बसर करो जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये जर्मन तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। वो तुम्हारी तलाश में एक बार फिर यहाँ आएंगे। माइकल बोला, मारिया बहन, जिस तरह तुम कहती हो हम उसी तरह अमल करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते थे। मारिया ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। अब मुझे इजाजत दो, मुझे अपने दोनों भाइयों को तलाश करने जाना है। और यूं मारिया वहां से निकलकर वापस पेरिस शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर में जाकर वो अपने पुराने मकान में आ गई। वो बहुत थक गई थी। 2 दिन सोती रही। तीसरे रोज उठकर उसने दोबारा अंबर और नाग की तलाश शुरू कर दी। अंबर को लंदन में रहते हुए कितने ही दिन हो गए थे। मारिया और नाग को तलाश करते करते वो थक गया था। अब वो कुछ मायूस भी हो चला था। क्या खबर कभी मारिया और नाग से मुलाकात ना हो सके। यूं ही उसे एक रोज ख्याल आया कि हो सकता है मारिया और नाग किसी दूसरे शहर में रहते हों, इसलिए कभी दूसरे शहर चलना चाहिए। दूसरा शहर कौन सा हो सकता है, वो भी ये फैसला नहीं कर सका था। भारवोल शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर आ गया। उसके पास चंद एक रुपए थे। उसने अभी टिकट नहीं खरीदा था कि ट्रेन आ रुकी। मालूम हुआ कि वो दूसरे शहर नहीं जाएगी क्योंकि आगे हवाई हमले का खतरा है। अंबर वापस घर आ गया। एक रात वो ख्वाब में क्या देखता है कि मारिया फ्रांस के शहर पेरिस में फिर रही है। सुबह उठकर अंबर ने फैसला किया कि वो पेरिस जाएगा। अब सवाल ये था कि वो पेरिस कैसे जाए, क्योंकि फ्रांस पर जर्मनों का कब्जा था। उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में समंदर था। फ्रांस के साहिल से हर रोज जर्मनों के हवाई जहाज आकर बमबारी कर जाते। एक दिन अंबर सैर करते करते एक जंगी हवाई अड्डे पर आ गया। यहाँ अंग्रेजों के जहाज खड़े थे। अंबर ने जहाज चलाना सीख लिया था। वो मजदूरों के लिबास में था। उसने वहीं एक जगह से फावड़ा उठाया और अपने आप को मजदूर जाहिर करके बमबार जहाज़ों के पास पहुंच गया। वो मौका पार कर एक जहाज़ पर सवार हो गया। उसने उसका इंजन स्टार्ट कर दिया। जहाज़ रनवे पर उड़ने लगा। उसके साथ ही वहाँ खतरे का अलार्म बज गया, मगर इतनी देर में अंबर जहाज़ को उड़ा कर ले गया था। जहाज़ समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। उसके पीछे 2 जहाज़ आए, मगर जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों का इलाका करीब है तो वह वापस चले गए। अंबर जहाज़ दुश्मनों के इलाके में पहुंचा ही था कि नीचे से तोपों ने फायरिंग शुरू कर दी। जर्मन ये समझे कि अंग्रेज़ों का जहाज़ उन पर बम बरसाने आ गया है। एक गोला अंबर के जहाज़ को लगा, उसमें आग लग गई। अंबर ने छलांग लगा दी। जहाज़ के टूटे हुए टुकड़ों के साथ ही अंबर भी ज़मीन की तरफ गिरने लगा। टुकड़े तो ज़मीन पर आते ही पाश पाश हो गए, मगर अंबर को कुछ न हुआ। वो ज़मीन पर गिरा, उछला और फिर बड़े आराम से कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ और एक तरफ को चलने लगा। उसे मालूम था कि ये जर्मनों का इलाका है और यहाँ कदम कदम पर उसका पाला दुश्मनों से पड़ सकता है। अंबर के जहाज़ को दुश्मनों ने गिरते और अंबर को बाहर छलांग लगाते देख लिया था। उनका ख्याल था कि पायलट खत्म हो चुका होगा। सिपाही भागकर उस जगह पहुंचे जहां जहाज़ गिरा था, तो ये देखकर हैरान लगे कि वहां पायलट की लाश कहीं नहीं थी। उन्होंने पायलट को तलाश करना शुरू कर दिया। अंबर पेरिस के करीब जंगल में गिरा। वो एक पगडंडी पर चला जा रहा था कि सामने से 3 जर्मन सिपाही स्टेन गने ताने उसकी तरफ बढ़ते नजर आए। अंबर रुक गया। कौन हो तुम? अंबर ने फ्रांसीसी जुबान में कहा, मैं एक मजदूर हूँ और अंगूर के बाग में काम करता हूँ। सिपाहियों ने अंबर की तलाशी ली तो इत्तेफाक से उसकी जेब से पेरिस का छोटा सा नक्शा निकल आया, जो उसने अपनी सहूलत के लिए रख लिया था। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके जीप में डाला और हेडक्वार्टर ले आए। यहाँ हेडक्वार्टर पेरिस शहर के बाहर एक छोटे से टीले के दामन में दरिया के किनारे पर वाक़या था। अंबर को हवालात में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद एक रख्त चेहरे वाला अफसर अंदर आया। उसने घूरकर अंबर को देखा, कुर्सी खींचकर उसके करीब होकर बैठ गया और बोला, हमें खूब मालूम है कि तुम फ्रांस पर बमबारी करने नहीं बल्कि जासूसी करने आए हो, क्योंकि तुम्हारे जहाज में एक भी बम नहीं था। तुमने पैराशूट के जरिए छलांग लगाई और पैराशूट छुपा दिया। अगर तुम हमारे सवालों का ठीक ठीक जवाब देते रहे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि रिहा कर देंगे, लेकिन तुमने झूठ बोला तो कल तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। अंबर ने सोचा कि किस मुसीबत में वो गिरफ्तार हो गया है। ये लोग खामखा उसका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ना वो उससे कोई मालूमात हासिल कर सकेंगे और ना वो उसे शूट करके मार सकेंगे। जर्मन अफसर ने पूछा, तुम्हारा नंबर कौन सा है? पेरिस में तुम्हारे और कौन कौन से साथी काम कर रहे हैं? वो कहाँ रहते हैं? अंबर ने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ। इस शहर में मेरी एक बहन खो गई है। मैं असल में उसी की तलाश में लंदन एक जंगी हवाई अड्डे से जहाज़ उड़ाकर यहाँ गया था कि आपके तोपचियों ने मार गिराया। तुम बकवास करते हो, मैं सच कह रहा हूँ, बको मत। और उसके साथ ही जर्मन अफसर ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ अंबर के मुंह पर मार दिया। अंबर का खून एकदम से खौल उठा। ऐसी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। आखिर वो मिस्र के फिरौन का बेटा था। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसने उछलकर एक लात ऐसी मारी कि वो जर्मन अफसर पीछे गिर पड़ा। सिपाहियों ने अंबर को बुरी तरह लातों और घोंसों से मारना शुरू कर दिया। जर्मन अफसर सीने को मलता हुआ उठा। उसने इशारे से सिपाहियों को रोका, कहा, इसे नीचे तहखाने में ले चलो, मैं खुद इसे कत्ल करूंगा। सिपाही अंबर को उठाकर नीचे तहखाने में ले आए। सिपाही वैसे एक बात पर हैरान हो रहे थे कि अंबर को उन्होंने इतना मारा कि उसे अधमुआ हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक ठाक था और अपने कदमों पर चल रहा था। तहखाने में एक स्टूल के अलावा और कुछ न था। उसकी छत नीची थी और कोने में एक शिकंजा पड़ा था। इतने में जर्मन अफसर भी आ गया। उसने इशारा किया और सिपाहियों ने अंबर को शिकंजे में जकड़ दिया। उसके बाजू और टांगे उसी तरह जकड़ी गई थी कि उसके अगर उस शिकंजे का पहिया चला जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाएं। जर्मन अफसर ने हाथ ऊपर उठा दिया। सिपाहियों ने शिकंजे के पहियों को चलाना शुरू कर दिया। पहिया चलता रहा, शिकंजा कसता चला गया, मगर अंबर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बड़े हैरान हो रहे थे कि अंबर पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। यहाँ तक कि पहिया एक खास मकाम पर पहुंचकर टूट गया।
जर्मन अफसर और सिपाही अंबर के करीब आकर उसके बाजुओं को झुककर देखने लगे। जर्मन अफसर ने कहा, इसे दीवार के साथ खड़ा करके शूट कर दो। अंबर ने कहा, तुम मुझे शूट भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरे आगे हाथ बांधकर मुझसे माफ़ी मांगो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकूं, नहीं तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जर्मन अफसर ने चीख कर कहा, इसे शूट कर दो। सिपाहियों ने अंबर को दीवार के साथ खड़ा किया और राइफलें तान कर फायर कर दिए। एक ही वक्त में 3 राइफलों में से गोलियां निकली और अंबर के सीने से टकराकर नीचे गिर पड़ी। अंबर बड़े सुकून से खड़ा मुस्कुराता रहा। अब तो जर्मन सिपाहियों और अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जमीन से गोलियां उठाकर उन्हें गौर से देख रहे थे। गोलियां चल चुकी थी, उनमें से बाकायदा बारूद की बू आ रही थी। अंबर ने कहा, तुम अपना सारा गोला बारूद भी अगर मुझ पर चला दोगे तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुम लोगों को माफ़ कर देता, मगर तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारकर मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। और उसके साथ ही उसने जर्मन अफसर की गर्दन पर इस जोर से हाथ मारा कि उसकी गर्दन टूट के ढलक गई। वो ज़मीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। दूसरे सिपाही बाहर भागने लगे, मगर अंबर ने उनको भी पकड़कर ज़मीन पर गिरा लिया। थोड़ी देर बाद वो भी हिजान पड़े थे। अंबर तहखाने से बाहर निकलने लगा तो उसे ख्याल आया कि बाहर उसे सिपाही पहचान लेंगे। उसने जर्मन सिपाहियों की वर्दी पहनकर हैट माथे पर झुका ली और बाहर निकल आया। बाहर कॉरिडोर में से गुजरते हुए उसे जो सिपाही मिलता उसे सलूट करके गुजरता। अंबर हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया। ऐन दरवाजे पर एक कर्नल की कार आकर रुकी। उसने अंबर को इशारे से करीब बुलाया। हेलो हंजल, क्या हाल है तुम्हारा? जर्मन कर्नल ने करीब आकर अंबर को देखा तो बोला, तुम कौन हो? अंबर भागने लगा तो कर्नल ने चिल्लाकर कहा, इत्तेहादी जासूस, पकड़ लो इसे। अंबर की तरफ 10-12 जर्मन सिपाही दौड़े और उसी वक्त उसे जकड़ लिया। अंबर परेशान हो गया कि ये लोग ख्वामखा एक बार फिर उसकी राह खोटी कर रहे हैं। वो निकल तो जाएगा, मगर उसका जाने कितना वक्त ज़ाया हो जाएगा। कर्नल के हुक्म से अंबर को हेडक्वार्टर के सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। उसने जिन 3 सिपाहियों और एक जर्मन अफसर को कत्ल किया था उनकी लाशें भी मिल गईं। उधर मारिया पेरिस के बाजारों में घूम फिर कर अंबर और नाग को तलाश कर रही थी। एक रोज़ वो दरिया के किनारे आ गई। यहाँ उसने एक औरत को देखा जो एक दुकान से डबल रोटी खरीद रही थी और कह रही थी, तुम अगर सुनोगे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा कोई ना कोई गप लगाती हो, बोलो इस बार क्या गप लगाने वाली हो? औरत ने कहा, मेरा शौहर हेडक्वार्टर में काम करता है। उसने बताया है कि किले में नेपोलियन की रूह एक मर्द की शक्ल में आई है, उसे कोई हलाक नहीं कर सकता। दुकानदार हंस पड़ा। मारिया के कान खड़े हो गए। क्या ये नेपोलियन तुम्हें ख्वाब में मिला था? औरत ने गुस्से में कहा, तुम फ्रांसीसी नहीं हो। और फिर इधर उधर देखकर एक तरफ को चल दी। उसे यह भी खतरा था कि अगर किसी जर्मन सिपाही ने सुन लिया तो उसे उसके खामिद समेत गोली से उड़ा देगा। मारिया उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि अंबर जर्मनों के हेडक्वार्टर में आ गया है। यह औरत दरिया के किनारे एक मकान में दाखिल हो गई। मारिया भी इसके पीछे लग गई। सोचने लगी कि इससे किस तरह अंबर के बारे में पूछे। अगर पूछा तो हो सकता है वो डर कर बेहोश हो जाए। मारिया ने सोचा कि इस औरत से पूछने के बजाय हेडक्वार्टर में चलना चाहिए। चुनाचे मारिया जर्मनों के हेडक्वार्टर की तरफ आ गई। गेट से गुजरकर वो बरामदे में आई तो देखा कि 2 फ्रांसीसी नौकर आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मारिया उनके करीब आकर खड़ी हो गई। दोनों मुलाजिम फर्श साफ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, नेपोलियन की रूह इसमें आ गई है। वो नेपोलियन बोनापार्ट है, वो फ्रांस को जर्मनों से आज़ाद कराए। खामोश। पहला फ्रांसीसी खामोश हो गया। सामने से एक जर्मन अफसर चला रहा था। उसने फ्रांसीसियों मुलाजिमों को नफरत से देखा और थूक कर कमरे में दाखिल हो गया। मारिया उन दोनों वतन परस्तों के करीब आकर खड़ी हो गई और सरगोशी में बोली, नेपोलियन की रूह कहाँ है? फ्रांसीसी नौकरों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा कि ये औरत की आवाज़ कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने चीख मारी और एक तरफ को भाग गए। मारिया को अफसोस हुआ कि वो ये क्यों भूल गई कि उसकी आवाज़ उन्हें खौफजदा भी कर सकती है। बहरहाल अब वो क्या कर सकती थी। वो खामोशी से हेडक्वार्टर के बरामदों और कमरों के चक्कर लगाने लगी कि शायद इस तरह कहीं अंबर का सुराग मिल जाए। घूमते फिरते उसने देखा कि एक जगह सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। मारिया ऊपर चढ़ गई। ऊपर कमरे थे, बरामदे थे। एक बरामदे से गुजरकर बाहर सहन में आई तो क्या देखती है कि कोने में एक गोल कमरा है जिसके दरवाजे पर सुलाखें लगी हैं और एक जर्मन सिपाही राइफल उठाए पहरा दे रहा है। मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जरूर अंबर उस कमरे में कैद है। वो जल्दी से भागकर दरवाजे के पास आई। ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि सुलाखों में से अंबर एक जगह ज़मीन पर बैठा नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सुलाखों के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना मखसूस सीटी बजाकर अंबर को अपनी मौजूदगी की इत्तला दी। अंबर ने मारिया की सीटी की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की रौनक आ गई। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, मारिया। सिपाही ने पलट कर अंबर को देखा और राइफल आगे कर दी। किसको बुला रहे हो? मारिया ने एक बार फिर सीटी बजाकर अंबर को खबरदार किया कि बेताब होने की जरूरत नहीं, वो आ गई है और अब वो ज़्यादा देर तक इस कैद में नहीं रहेगा, इस पिंजरे में कैद नहीं रहेगा। मारिया उसी जगह टहलती रही। वो इंतजार कर रही थी कि किसी तरीके से जेल का दरवाज़ा खुले, वो अंदर दाखिल हो। अभी वो खुद दरवाजे का ताला नहीं तोड़ना चाहती थी। कुछ देर के बाद एक दस्ता सिपाहियों का मार्च करता हुआ आया और जेल के सामने आकर खड़ा हो गया। झट दरवाज़ा खोल दिया गया। सिपाहियों ने अंबर को रस्सियों से जकड़कर बाहर निकाला और नीचे ले गए। मारिया भी साथ साथ थी। अंबर को इमारत के अकब में एक खुले सहन में ले जाकर एक सतून के साथ बांध दिया गया। मारिया ये सारा तमाशा खामोशी से देखती रही और साथ ही साथ इमारत का जायजा लेती थी कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या क्या इम्कान हो सकते हैं।
ये तो उसे मालूम था कि अंबर को ये लोग हलाक नहीं कर सकते। ये लोग महज अपनी गोलियां जाया कर रहे हैं और ऐसा ही हुआ। जर्मन कप्तान ने हुक्म दिया, निशाना बांधो। सिपाहियों ने नालियों का रुख अंबर के सीने की तरफ कर दिया। कप्तान ने जेब से रुमाल निकाल लिया। अभी वो रुमाल रहने ही वाला था कि मारिया ने उसे करीब जाकर जोर से धक्का दिया। कप्तान नीचे गिर पड़ा। सिपाही उसकी तरफ बढ़े, उसे उठाया। वो गुस्से में बोला, मुझे तुम में से किस उल्लू के पट्टे ने धक्का दिया? जर्मन सिपाही एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि कप्तान साहब का दिमाग तो नहीं चल गया, क्योंकि वो तो सारे के सारे कप्तान से 10 कदम के फासले पर खड़े थे। कप्तान ने दोबारा कहा, निशाना बांधो। निशाना एक बार फिर बांध दिया गया। इस बार मारिया ने सोचा कि जरा तमाशा हो जाना चाहिए। जर्मन कप्तान ने रुमाल लहरा दिया, फायर, और एकदम से 10-12 राइफलों का धमाका हुआ। यकीन था कि अंबर का सीना छलनी हो चुका होगा और खून की नदियां बह रही होंगी, मगर वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके सामने अंबर को सुकून के साथ बंधा रहा और मुस्कुराता रहा। जर्मन कप्तान ने लपक कर अंबर के सीने को गौर से देखा। वहां गोली का कोई निशान नहीं था। सारी गोलियां फर्श पर गिरी पड़ी थी। जर्मन कप्तान की हैरत से आंखें खुल गईं। ये क्या हुआ? फिर उसने जर्मन सिपाहियों को दोबारा फायरिंग का हुक्म दिया। एक बार फिर अंबर के सीने पर गोलियां चलाई गई। इस बार भी वही हुआ। अंबर के सीने पर खराश तक न आई और गोलियां फर्श पर गिर पड़ी। गर्ज के सारी गोलियां खाली कर दी गई, मगर अंबर खड़ा मुस्कुराता रहा। अब तो जर्मन कप्तान पर खौफ तारी हो गया। उसने लपक कर अंबर के सीने को टटोला कि कहीं उसने सीने पर ऐसा लोहा तो नहीं चढ़ा रखा जिस पर गोली असर नहीं करती, लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी। अंबर ने कहा, क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं कि मुझे इज्जत के साथ खोलकर कुर्सी पेश करो और मेरे सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाओ? जर्मन कप्तान गुर्राया, तुम जादूगर हो, मैं तुम्हें आग में जिंदा जलाऊंगा। फिर उसने हुक्म दिया, इसे गैस कैंप में पहुंचा दिया जाए। अंबर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। मारिया ने करीब आकर कहा, अंबर भाई ये क्या हो रहा है? अंबर ने कहा, मारिया बहन, खुदा का शुक्र है तुम मिल गई। अब मुझे कोई परवाह नहीं, जरा गैस कैंप की सैर भी करते हैं, हो सकता है वहां नाग से मुलाकात हो जाए। एक जर्मन सिपाही ने पलटकर अंबर को देखा, किससे बातें कर रहे हो? दूसरे सिपाही ने कहा, बेचारा गैस कैंप के ख्याल से पागल हो गया है। अंबर को एक रेलगाड़ी में सवार करवा दिया गया। मारिया भी उसके साथ ही रेल में चढ़ गई। रेलगाड़ी सारी रात चलती रही। दूसरे रोज भी सफर जारी रहा। दूसरे रात को पिछले पैर गाड़ी एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गई जहां अंधेरे में आसमान की तरफ उड़ती बड़ी बड़ी चिमनियां नजर आ रही थी। अंबर को गाड़ी से उतारकर एक हवालात में बंद कर दिया गया। अंबर ने देखा कि वहां कई औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द भी कैद थे। उनके चेहरे मौत के खौफ से जर्द हो रहे थे। अंबर ने एक आदमी से पूछा, तुम यहाँ किस लिए लाए गए हो? उसने कमजोर सी आवाज में कहा, हम पोलैंड के यहूदी हैं। जर्मनों ने हमें कैद कर डाला, सुना है यहाँ वो हमें हलाक कर देंगे। यहाँ हजारों यहूदी कैदी पहले ही हलाक किए जा चुके हैं। अंबर खामोश हो गया। उसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर बड़ा तरस आया जिन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वह इन लोगों को मरने नहीं देगा। रात उसी जेल में गुजार दी गई। सुबह को उन्हें एक बड़े हाल कमरे में धकेल दिया गया। यहाँ छत पर एक पाइप लगा था। हाल कमरे के दरवाजे भी बंद नहीं हुए थे। मारिया तेजी से अंदर आई। अंबर ने उसे बताया कि वो लोगों के मौत के मुंह में जाने से बचाना चाहता है। मारिया ने कहा, मैंने ऊपर 2 जर्मन अफसरों को बातें करते सुना है कि इन लोगों पर जहरीली गैस छोड़कर हलाक किया जाएगा। अंबर ने छत की तरफ देखा तो गोया जहरीली गैस इस पाइप में आएगी। मारिया, जल्दी से ऊपर जाकर गैस का पाइप काट दो। मारिया भागकर ऊपर गई। उसने देखा कि एक पाइप बाहर को जा रहा है। उसने दोनों हाथों से पाइप को उखाड़ दिया। पाइप टूट गया। उसके साथ ही जहरीली गैस खारिज होने लगी। मारिया एक तरफ को भाग गई। जर्मन सिपाहियों में भगदड़ मच गई। गैस बंद कर दो, गैस बंद कर दो। गैस बंद कर दी गई। उसके बावजूद कई एक सिपाही जहरीली गैस से बेहोश हो चुके थे। सारे कैदियों को हाल कमरे से निकालकर एक बैरक में बंद कर दिया गया। अंबर भी उनके साथ ही गया। मारिया भी साथ थी। गैस की पाइप की मरम्मत शुरू हो गई। जिस जगह उन लोगों को कैद किया गया था वहाँ करीब एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ फौजी गाड़ियाँ थोड़ी देर आकर रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। अंबर ने मारिया से कहा, अगर किसी तरह से हम एक रेलगाड़ी पर कब्जा कर लें तो इन लोगों को उसमें सवार करवाकर यहाँ से फरार हुआ जा सकता है। मारिया ने पूछा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अंबर ने कहा, मैं इन सारे इलाकों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इन सारे इलाकों से बाखबर हूँ। ये जर्मनी का शुमाल मगरबी इलाका है। यहाँ से स्विट्जरलैंड की सरहद 1 रात और 1 दिन के सफर पर है। अगर हम किसी तरह ट्रेन को लेकर स्विट्जरलैंड की सरहद तक पहुँच सके तो वहाँ से हम स्विट्जरलैंड में दाखिल हो सकेंगे, जो एक आज़ाद मुल्क है और जंग में शामिल नहीं है। फिर ये सारे कैदी आज़ाद होंगे। ख्याल तो अच्छा है, मगर ट्रेन पर कब्जा कैसे किया जाए? अंबर ने हंसकर कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं, मैं अभी से इस स्कीम पर अमल शुरू कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहना। उस वक्त अंबर ने एक नौजवान कैदी को जो उन सब में से ज़हीन था, बहादुर था, अपना हमराज बना लिया और कहा, अगर तुम लोग मेरे साथ रहे और हमने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। नौजवान कैदी का नाम जेकब था। उसने कहा, अंबर भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। जर्मन सिपाही खूनखार वैश्यों की तरह जगह जगह पहरा दे रहे हैं। उनके चुंगल से बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं, ऐसा कर गुजरेंगे। आज शाम मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। गाड़ी रात को यहाँ आती है और यहाँ खाली हो जाती है, फिर सुबह को माल लेकर आगे जाती है। मैं उस गाड़ी पर कब्जा कर लूँगा। तुम लोगों का ये काम है कि जब मेरा इशारा मिले तो यहाँ से भागकर स्टेशन पर आना है और ट्रेन पर सवार हो जाना है। तुम इन सब लोगों को तैयार छोड़ना। शाम को अंबर ने मारिया से कहा, मैं अभी स्टेशन पर जा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद अंबर ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और बाहर निकल आया। जर्मन सिपाही कुछ फासले पर पहरा दे रहे थे।
اس نے آواز نہ سنی کیونکہ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ امبر جو ہی باہر نکلا ایک سپاہی نے اسے دیکھ لیا، وہ اس کی طرف لپکا۔ امبر نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی۔ جو ہی سپاہی اس کی طرف آیا، امبر نے اچک کر اس کی گردن دبوچ لی اور گلا دبا کر اسے ہلاک کر دیا، پھر اسے گھسیٹ کر اندھیرے میں لے گیا۔ وہاں اس کی وردی پہنی اور لاش کو کھڈ میں گرا دیا اور وہ وہاں خاموشی سے پہرا دینے لگا۔ سارے قیدی اس کی بہادری پر حیران ہو رہے تھے۔ اس نے سلاخوں کے پاس منہ لے جا کر کہا، جیکب ان لوگوں کو تیار رکھنا، آج رات تم موت کے منہ چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے۔ امبر نے ماریا سے کہا، ماریا تم ریلوے اسٹیشن پر چلو۔ کچھ عرصے بعد ریل آ گئی، سارے ڈبے خالی ہو گئے۔ سردی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اسٹیشن ویران ہو رہا تھا، سپاہی کہیں چل پھر رہے تھے، جنگ کی وجہ سے بلیک آؤٹ بھی تھا۔ امبر ٹہلتا ٹہلتا ٹرین کے انجن کے پاس گیا۔ انجن ڈرائیور وہاں موجود نہیں تھا، صرف ایک فائر مین بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ امبر نے اسے جرمن زبان میں کہا، تم بھی جا کر چائے پیو بھائی، میں پہرا دے رہا ہوں۔ فائر مین بڑا خوش ہوا، شکریہ، میں پہلے ہی تیار تھا مگر مجبور تھا۔ فائر مین بھی چلا گیا، اب پوری ٹرین خالی تھی۔ امبر نے ماریا سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ان لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ امبر بھاگ کر جیل خانے کی بیرک میں گیا اور جیکب سے کہا، جلدی سے ایک ایک کر کے اندھیرے میں نکلو اور ریل کے انجن کے ساتھ والے ڈبے میں سوار ہو جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ امبر نے بیرک کا دروازہ کھول دیا۔ قیدی، عورتیں، بچے، بوڑھے اور مرد ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ وہ اندھیرے میں جھک جھک کر چلتے ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونا شروع ہو گئے۔ ماریا وہاں کھڑی پہرا دے رہی تھی، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا مگر وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب سارے قیدی ٹرین میں سوار ہو گئے تو امبر بھی آ گیا۔ اس نے سیٹی بجائی، ماریا نے بھی سیٹی بجائی۔ ماریا سگنل ڈاؤن کر دو۔ ماریا سگنل آفس میں گئی اور اس نے ہتھی گرا کر سگنل ڈاؤن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امبر انجن میں سوار ہو گیا۔ اس نے سٹیم چھوڑا اور انجن چلا دیا۔ انجن کے پہیے پوری طاقت کے ساتھ گھومے اور پھر چل پڑے۔ انہوں نے ٹرین کی باقی بوگیاں اتار دی تھی۔ اس وقت انجن کے ساتھ صرف ایک بوگی تھی جس میں قیدی سوار تھے۔ انجن کا شور سن کر ڈرائیور اور کلینر بھاگے۔ انہوں نے سپاہیوں کو خبردار کر دیا۔ سپاہیوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی مگر ٹرین اسٹیشن سے نکل کر بھاگنے لگی۔ امبر نے جیکب سے کہا، جرمنوں نے اگلے اسٹیشن پر ضرور اطلاع کر دی ہوگی، کیا وہاں کوئی لوپ لائن ہے؟ جیکب نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ لائن سیدھی سوئٹزرلینڈ کے سرحدی اسٹیشن تک چلی جاتی ہے، مگر جرمن راستے میں کوئی رکاوٹ ضرور کھڑی کر دیں گے۔ رکاوٹ کی مجھے پرواہ نہیں، ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو وہ راستے میں کوئی انجن کھڑا کر دے۔ جیکب نے کہا، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں سے جو گاڑی جاتی ہے وہ صبح واپس آتی ہے، اب دوسری طرف کوئی گاڑی یا انجن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اوپر سے ہو کر ڈبے میں جاؤ اور عورتوں بچوں کو تسلی دو اور انہیں کہو کہ وہ کھڑکیوں کے پاس ہو کر بالکل نہ بیٹھیں بلکہ فرش پر بیٹھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے اسٹیشن تک جرمن فوج ہمارا استقبال کرے۔ ماریا خاموشی سے انجن میں کھڑی تھی۔ جیکب اسی وقت چھت پر سے ہو کر پچھلے ڈبے میں چلا گیا۔ اس نے جا کر سارے قیدی، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو تسلی دی اور امبر کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کو کہا۔ ماریا امبر کے پاس کھڑی شیشے میں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، جرمن فوج شاید ہم پر گولہ باری کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے بم گرا کر ہمارے ڈبے اور انجن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ امبر بولا، ماریا بہن یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہوائی جہاز کی بمباری سے انجن کو بچا لوں۔ لیکن اسٹیشن پر کوئی جرمن ٹینک کھڑا ہوا تو کیا کریں گے؟ امبر نے کہا، یہ بھی خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، بہرحال جو کچھ بھی پیش آئے گا اس کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ انجن اکلوتے ڈبے کو لے کر بڑی اچھی رفتار سے منزل کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں دور سے اسٹیشن کی ہلکی دھیمی روشنی نظر آئی۔ امبر نے کہا، بلیک آؤٹ میں بھی اس اسٹیشن پر دھیمی روشنی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جرمن ہمارا خیر مقدم کرنے کے لیے وہاں تیار کھڑے ہیں۔ ٹرین اسٹیشن کے سامنے پہنچی تو امبر نے انجن کی بتی روشن کر دی۔ اب جیکب بھی ڈبے میں سے نکل کر انجن میں امبر کے پاس آ گیا۔ انجن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن پر ایک چھکڑا کھڑا تھا اور پلیٹ فارم پر جرمن سپاہی ٹامی گنے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ امبر نے کہا، ہوشیار، میں انجن کے چھکڑے سے ٹکرا کر لے جاؤں گا۔ انجن ایک زبردست شور کے ساتھ اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ جرمنوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جیکب، ماریا اور امبر نے سر نیچے کر لیے۔ انجن ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پٹریوں پر کھڑے چھکڑے سے ٹکرایا۔ چھکڑا پاش پاش ہو کر اچھل کر دوسری طرف گر پڑا۔ انجن کے سامنے اس کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ ٹرین پر گولیوں کا می برسا دیا گیا مگر امبر انجن کو نکال کر لے گیا۔ جیکب نے خوش ہو کر کہا، ایک مرحلہ تو طے ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جرمن ہوائی جہاز سے حملہ کریں گے، شاید وہ دن کی روشنی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرین کھیتوں جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ انجن میں اتنا کوئلہ موجود تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی پانی کی تھی۔ پانی کی ٹینکی ختم ہونے والی تھی اور پانی کے بغیر انجن ایک قدم نہیں چل سکتا تھا۔ امبر نے اس پریشانی کا اظہار جیکب سے کیا تو وہ بولا، امبر بھائی، اس کا ایک علاج ہے کہ ہم راستے میں کسی جگہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا راستے میں کسی جگہ پانی مل سکے گا؟ امبر کے اس سوال کے جواب میں جیکب نے کہا، یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر پانی کا ٹینک ضرور لگا ہوگا جہاں سے انجن پانی حاصل کرتے ہیں، ہم وہاں سے پانی کی ٹینکی بھر لیں گے۔ جیکب نے چونک کر کہا۔ اتنی دیر میں دن کی روشنی پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی آسمان میں سے کسی ہوائی جہاز کی ہلکی گونج سنائی دی۔ جیکب نے چونک کر کہا، جرمن جہاز آ گیا شاید۔ امبر نے کہا، جلدی سے ڈبے میں جا کر سب لوگوں سے کہہ دو
कि वो डिब्बे के फर्श पर दीवारों के साथ लगकर लेट जाएं और कोई शख्स बाहर ना झांके। जल्दी करो। जैकब के जाते ही मारिया ने कहा, हमारे पास इस वक्त असलहा होना बहुत ज़रूरी है। वो एक राइफलें ही होती तो कम से कम हवाई जहाज़ पर एक दो फायरिंग कर लेते। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक बमबार हवाई जहाज़ सन्नाटे के साथ ट्रेन के ऊपर से गुजर गया। उसके साथ ही धमाका हुआ और ट्रेन लरज़ गई। बम खेतों में गिरा। असल में चलती ट्रेन का निशाना लेना बड़ा मुश्किल होता है। जर्मन बमबार के हवाबाज ने ट्रेन पर फायरिंग भी की। जहाज़ दूसरी बार फिर एक बार बम गिरा गया। इस दफ़ा बम इंजन के आगे बाएं जानिब लाइन के करीब ही गिरा। अगर ज़रा लाइन के अंदर गिरता तो ज़रूर इंजन उलट जाता। अंबर ने इंजन की रफ्तार और तेज़ कर दी। तीसरा बम भी खेत में गिरा था। चौथा बम ट्रेन के पिछले डिब्बे को छूकर रेलवे लाइन पर गिरा और उसने लाइन के टुकड़े उड़ा दिए। लेकिन खुशी की बात यह थी कि लाइन आगे से नहीं टूटी थी। बमबार जहाज़ के पास शायद 4 ही बम थे। अब उसने नीची परवाज करके ट्रेन पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग से डिब्बे की खिड़कियां और इंजन के साइड के शीशे टूट गए। जहाज़ नाउमीद होकर वापस चला गया। ट्रेन भागी जा रही थी। एक मोड़ काटा तो सामने एक छोटा सा स्टेशन आ गया। उस जगह फौज नहीं थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को इतला मिल चुकी थी कि एक ट्रेन मफरूर कैदियों की आ रही है, उसे रोका जाए। स्टेशन मास्टर ने भी रेलवे लाइन में एक ट्राली रखवा दी थी। अंबर ने कहा, हम इस जगह इंजन खड़ा करके पानी हासिल करेंगे। पानी की टैंकी दूरी से नजर आ रही थी। अंबर ने इंजन उस टैंकी के नल के बिल्कुल नीचे जाकर खड़ा कर दिया। जैकब को डिब्बे में भिजवा दिया गया। अंबर ने मारिया से कहा, अब तुम्हारा काम है कि स्टेशन पर जाकर राइफलें वगैरह हासिल करने की कोशिश करो। अंबर ने मारिया से कहा, अब तुम्हारा काम है कि स्टेशन पर जाकर राइफलें वगैरह हासिल करने की कोशिश करो। मारिया चुपके से इंजन से उतर गई। दूर से इंजन पर एक दो गोलियां चली। शायद वहां के चौकीदार गोलियां चला रहे थे। जैकब ने ऊपर चढ़कर किसी न किसी तरह पानी का पाइप इंजन के टैंक में डाला और पानी खोल दिया। पानी बड़ी तेजी से टैंकी में भरा जाने लगा। मारिया ने रेलवे स्टेशन को बिल्कुल वीरान सा पाया। सिर्फ 2 चौकीदार बंदूकें ताने फायरिंग कर रहे थे। उसे खाने की चीज़ों की भी तलाश थी। खाने के लिए डबल रोटी, बिस्किट और खुश गोश्त उसे स्टेशन की कैंटीन से मिल गया। उसका झोला भरकर मारिया ने कंधे पर डाला और एक चौकीदार को लात मारकर उसकी बंदूक और गोलियां छीन ली। फिर उसने जवाबी फायरिंग करके वहां अफरा तफरी मचा दी। दूसरा चौकीदार हड़बड़ाकर अपनी बंदूक छोड़कर भाग गया। मारिया ने इंजन पर आकर अंबर को खाने की चीज़ें और बंदूकें दे दी। उसी वक्त औरतों और बच्चों वगैरह में डबल रोटी और गोश्त तकसीम कर दिया गया। थोड़ी देर बाद इंजन की टैंकी भर गई। अंबर ने इंजन चला दिया। इंजन ने पूरी कुव्वत से टक्कर मारकर रेलवे लाइन पर पड़ी ट्राली को उठाकर दूसरी तरफ उछाल दिया। ट्रेन एक बार फिर पूरी रफ्तार के साथ मंजिल की तरफ रवाना हो गई। खुशकिस्मती से रेलवे लाइन के साथ कोई पुख्ता या कच्ची सड़क नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से जर्मन सिपाही ट्रेन का ताकुब नहीं कर सकते थे। ट्रेन पर एक बार फिर जहाज से बम बरसाए गए। इस बार भी ट्रेन तबाह होने से बच गई। सफ़र करते हुए शाम हो गई। अब रात को ब्लैकआउट की वजह से उनका सफ़र आसान हो गया था, क्योंकि ऊपर से जहाज़ को ट्रेन दिखाई नहीं दे सकती थी। ये एक ही रेलवे लाइन थी जो जंगी ज़रूरतों के तहत बिछाई गई थी। उसके रास्ते में ज़्यादा स्टेशन नहीं थे। रात के पिछले हिस्से में ट्रेन को एक गाँव के करीब रोक दिया गया। अंबर ने जैकब से कहा कि यहाँ उतरकर मुसाफिर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए, मगर ये गांव जर्मन लोगों के थे। खतरा था कि वो उन लोगों पर हमला न कर दें, क्योंकि रेडियो के ये जरिए खबर नशर कर दी गई थी कि कैदी एक ट्रेन लेकर फरार हो गए हैं। अब अंबर ने मारिया की खिदमत से काम लेने का फैसला किया। ऐसे मौके पर उन्हें सिर्फ मारिया ही काम दे सकती थी। अभी तक सिवाय अंबर के किसी को मारिया की खबर नहीं थी। ट्रेन खेतों में एक जगह रुकी खड़ी थी। अंबर ने मारिया को साथ लिया और गाँव की तरफ रवाना हो गया। गाँव के बाहर पहुंचकर अंबर रुक गया और उसने मारिया से कहा, अब तुम्हारा काम है कि इस गांव की किसी दुकान से डबल रोटी और गोश्त मुहैया करो। मारिया ने कहा, फिक्र ना करो, मैं ये सारी चीज़ें लेकर अभी आती हूँ। बहादुर मारिया ने थैला कंधे पर रखा और गांव की तरफ चल पड़ी। गांव में ब्लैकआउट था, मगर कहीं कहीं मकानों और दुकानों के अंदर मध्यम बत्तियां जल रही थीं। मारिया ने देखा दुकानों में खाने पीने की चीज़ों के पैकेट सजे हुए थे। बस उसे उसी जगह पहुँचना था। वो दुकान के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ एक मोटा सा दुकानदार काउंटर के पीछे आरामदेह कुर्सी में धंस कर बैठा पाइप पी रहा था। उसे मारिया के अंदर आने का बिल्कुल एहसास न हुआ। मारिया ने पीछे जाकर एक जगह से अपने मतलब की चीज़ें थैले में भरनी शुरू कर दी। अचानक एक पैकेट उसके हाथ से गिर पड़ा। शोर सुनकर दुकानदार उठा। उसने घूर कर गिरे हुए पैकेट को देखा और बड़बड़ाता हुआ आ गया, ये बदबख्त बिल्ली ने नाक में दम कर दिया है। अब अगर नजर आ गई तो इसे गोली मार दूंगा। उसने फर्श पर से पैकेट उठाकर काउंटर पर रख दिया। वो मुड़ा तो मारिया ने वो पैकेट उठाकर वापस अपने थैले में रख लिया। यहाँ उसे सोडा वाटर की कुछ बोतलें भी मिल गईं। थैला खुराक से भरकर वो वापस अंबर की तरफ आ गई। अंबर ने थैला उठा लिया और ट्रेन की तरफ रवाना हुआ। डिब्बे में पहुंचकर उन्होंने औरतों, बच्चों और दूसरे लोगों में खाने की चीज़ें और सोडा वाटर की बोतलें तकसीम कर दी। खुद भी थोड़ा बहुत खाया। इंजन का पानी देखा। अभी एक रात वो उस पानी के सहारे सफ़र कर सकते थे। अंबर ने जैकब से पूछा, अगर पानी ख़त्म हो गया तो क्या आगे हमें पानी कहीं से मिल सकेगा? जैकब ने कहा, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है रास्ते में जर्मनों ने हंगामी ज़रूरत के लिए कोई पानी की टैंकी बना रखी हो। तुम ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ अगर हमें रास्ते में पानी मिल जाए तो टैंकी एक बार फिर भर लें। वैसे अब कितना सफ़र बाकी रह गया है? जैकब ने पूछा। जैकब ने कहा, सुबह सूरज की रोशनी के साथ हमें स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर होना चाहिए। मेरा मतलब है वहाँ से स्विट्ज़रलैंड की सरहद शुरू हो जाती है। हमें अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
इतना कहकर अंबर इंजन में सवार हुआ। उसने जेकब को भी अपने साथ रखा। मारिया पहले ही इंजन में सवार थी। इंजन रवाना हो गया। सारी रात वो सफर करते रहे। सुबह के वक्त एक जगह उन्हें लाइन के साथ पानी की टैंकी दिखाई दी। अंबर ने खुश होकर कहा, हम यहाँ से पानी ले सकते हैं। उन्होंने इंजन लाकर टैंकी के पाइप के नीचे खड़ा कर दिया। पानी बड़ी तेजी से इंजन के टैंक में भरने लगा। अभी पानी भरा जा रहा था कि अचानक आसमान पर एक हवाई जहाज नमदार हुआ। उसने नीचे आकर एक बम गिरा दिया। इस कदर भयानक धमाका हुआ कि इंजन लाइन पर उछल पड़ा। जल्दी से नीचे आ जाओ जेकब। जेकब पानी की टैंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने इंजन पर छलांग लगा दी। अंबर ने इंजन का लीवर दबा दिया। चकाचक की आवाज के साथ इंजन लाइन पर रवाना हो गया। बमबार जहाज नीचे आया और एक और बम गिरा दिया। ये बम भी इंजन के बाएं जानिब गिरा। इंजन बच गया, लेकिन एक टुकड़ा लगने से उसकी आगे लगी हुई रोशनी की बत्ती टूटकर दूर जा गिरी। अब उन्हें लाइट की जरूरत भी नहीं थी। इंजन डिब्बे को लिए पूरी रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था। जहाज ने तीसरी बार बम गिराया, मगर इंजन को कोई नुकसान न पहुंचा। जहाज ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, मगर गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। आखिर मायूस होकर जहाज वापस चला गया। जेकब ने कहा, अब आखिरी स्टेशन आने वाला है। वहां जर्मनों की बहुत भारी चौकी है। अगर हमारी ट्रेन वहां दाखिल हो गई तो हमारा पकड़ा जाना यकीनी है। अंबर ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? जेकब बोला, मेरा तो ख्याल है कि हमें इंजन को इसी जगह छोड़कर डिब्बे से उतर जाना चाहिए। यहाँ से एक जंगल शुरू होता है जो पहाड़ों पर से होता हुआ स्विट्जरलैंड के जंगल में दाखिल हो जाता है। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें रास्तों का इल्म है? क्यों नहीं, मैं इन जंगलों में बहुत फिरा हूँ। मेरा बाप यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था। तो फिर हम इसी जगह इंजन रोक लेते हैं। तुम जाकर मुसाफिरों को इतला कर दो कि उन्हें क्या करना है। अंबर ने इंजन रोक दिया। जेकब डिब्बे में गया। उसने जाते ही सारे मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि अब उन्हें यहाँ से जंगल ही जंगल से स्विट्जरलैंड पहुँचना होगा। मुसाफिर सहमे हुए थे। अगरचे उन्हें जर्मनों के चुंगल से बच निकलने की खुशी भी थी, लेकिन खतरा उनके सरों पर मंडला रहा था। वो कुल तादाद में 50 के करीब थे। वो डिब्बे में से उतर पड़े। औरतें बड़ा हौसला दिखा रही थी। उन्होंने बच्चों को संभाल रखा था। जेकब आगे आगे हो गया और ये मफरूर कैदियों का काफिला खेतों में से होकर घने जंगलों में दाखिल हो गया, जो आगे चलकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दोपहर तक ये लोग जंगल में सफर करते रहे। दोपहर के बाद उन्होंने पहाड़ी पर एक जगह पड़ाव डाला और वहां आग जलाकर गोश्त गर्म किया और कॉफी बनाई। अंबर ने जेकब को साथ लिया और एक जगह लेकर जाकर कहा, क्या ख्याल है, यहाँ से हमारी मंजिल अभी कितनी दूर होगी? जिस मकाम पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमारी मंजिल यानी वो मकाम जहाँ जर्मनी की सरहद खत्म होती है और स्विट्जरलैंड के आज़ाद इलाके की सरहद शुरू हो जाती है, 50 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है यह कि अगर हम खाना खाकर चलते रहे तो आधी रात के बाद कहीं जाकर वहां पहुंच सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है, जेकब ने सर हिलाकर कहा। अंबर ने पूछा, ये बताओ कि सरहद पर जर्मन सिपाही कितनी तादाद में होंगे? जेकब ने कहा, सरहद पर तो जर्मन फौज हर वक्त गश्त करती रहती है। हमें हर हालत में उनसे बचना होगा। जाहिर है उन्हें भी हमारे फरार की इतला पहुंच गई होगी। शायद वो राइफलें उठाए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम उनसे भी निपट लेंगे। खाना खाने के बाद उन लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और फिर चल पड़े। औरतों से चला नहीं जा रहा था। बाज ने बच्चे उठाए हुए थे, लेकिन मजबूरी थी। बूढ़े भी बहुत जल्द थक जाते थे। शाम हो गई और बहुत थोड़ा फासला तय हुआ। जेकब से अंबर ने कहा, क्या यहाँ कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ हम किसी गाड़ी पर सफर कर सकें? जेकब ने कहा, अव्वल तो सड़क यहाँ से दूर है, दूसरे हमारे गाड़ी कहाँ से मिलेगी? अगर फर्ज कर लिया गाड़ी मिल भी जाती है तो सड़क पर सफर करना अपनी मौत को आवाज़ देना है। हमें हर हालत में इसी जंगल में सफर करना होगा, ख्वाह हमें 2 दिन और लग जाएं। जेकब का ख्याल ठीक था। चुनाचे अंबर ने मारिया को एक तरफ ले जाकर उससे मशवरा किया तो उसने भी वही जवाब दिया कि हमारे लिए इस जंगल में सफर करना बहुत महफूज होगा। सारी रात ये काफिला सफर करता रहा। सुबह की रोशनी में उन्होंने देखा कि आधा सफर बाकी था। जेकब ने कहा, इस रफ्तार से हम कल सुबह मंजिल पर पहुंचेंगे। अंबर ने सर पर हाथ फेरकर कहा, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं। मारिया ने गांव से खुराक की काफी मिकदार हासिल कर ली थी। वही खुराक रास्ते में काम आ रही थी। पानी किसी न किसी चश्मे से मिल जाता था। दूसरा दिन भी आराम से सफर करते गुजर गया। दूसरे दिन शाम को उन्हें एक छकड़ा जंगल में पड़ा मिल गया। तमाम औरतों, बच्चों और बूढ़ों को छकड़े में लाद दिया गया और जवानों ने छकड़ा खींचना शुरू कर दिया। इस तरह से औरतों को बड़ा आराम मिला, लेकिन नौजवानों के पांव और हाथों में छाले पड़ गए। सफर फिर भी जारी रहा। जेकब का अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। कोई दूसरे रोज सुबह से कुछ पहले उन्होंने दूर पहाड़ों में हल्की हल्की रोशनी देखी। जेकब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वो देखो उमर भाई, वो है आज़ाद स्विट्जरलैंड का गाँव। औरतों और बूढ़ों और जवानों ने गाँव की धीमी रोशनी देखी थी। खुशी से उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और अंबर को दुआएं देनी शुरू कर दी। अंबर ने कहा, भाइयों और बहनों, अभी हमारा मुश्किल तरीन और ख़तरनाक सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस सफ़र का ख़तरनाक मकाम अब आने वाला है, क्योंकि हम जर्मनी की सरहद पर पहुंच गए हैं। हमें बॉर्डर क्रॉस करना है और बॉर्डर पर जर्मन सिपाही मशीन गनें लिए गश्त कर रहे हैं। पहाड़ों में उन्होंने मशीन गनों की चौकियाँ बना रखी होंगी। हमें वहाँ से गुजरना है। इसलिए मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि जैसा हम कहें वैसा ही करें। हम जिस वक्त आपको भागने का इशारा करें तो आप लोगों को एकदम से भाग उठना होगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने एक साथ कहा। इसके बाद अंबर ने जेकब को साथ लिया और एक दरख्त के नीचे बैठकर आग जलाई। तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? जेकब ने कहा, सबसे पहले तो हमें यह करना होगा कि इस आग को बुझा देना होगा, क्योंकि ये आग दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ फिरा सकती है।
अंबर ने मुस्कुराकर आग को पांव से मसल दिया। अब बताओ हमें किस मकाम से बॉर्डर क्रॉस करना होगा? जेकब बोला, बॉर्डर यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर है, बल्कि जर्मन सिपाही गश्त करते हुए इधर भी आ सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन लोगों को बॉर्डर के करीब किसी महफूज जगह पर छुपा दिया जाए और खुद उस वक्त का इंतजार किया जाए जब जर्मन सिपाहियों का दस्ता गश्त करते हुए काफ़ी दूर निकल जाए। मुझे तुमसे इत्तेफाक है, चलो हम इसी महफूज मकाम पर पहुंचकर आराम करना चाहिए। उसी वक्त काफिले को चलने का हुक्म दिया गया। कोई 3 फरलांग सफ़र करने के बाद काफिला एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सामने ज़रा नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के सामने ऊपर टीले पर एक जंगी चौकी बनी थी जिसके सुराखों में मशीन गनें लगी हुई थी। जेकब ने किसी कदर परेशान होकर कहा, यह जर्मनों की सरहदी चौकी है। इस नदी के पार स्विट्जरलैंड का इलाका आज़ाद शुरू हो जाता है। उसे अकाब का नशेमन कहते हैं। अंबर ने गौर से देखा, सरहदी चौकी के सुराखों में से मशीन गनों के भयानक मुंह साफ नजर आ रहे थे। इतने में घोड़ों के हुनहुनाने की आवाज़ आई। जेकब ने कहा, जल्दी से छुप जाओ, जर्मन सिपाहियों का गश्ती दस्ता आ रहा है। उन्होंने औरतों और बच्चों को पहले ही दरख्तों और झाड़ियों में एक महफूज जगह पर छुपा दिया। वो खुद भी एक महफूज मकाम पर छुप गए। थोड़ी देर में 6-7 जर्मन सिपाही घोड़ों पर सवार आए और रुककर दूरबीन से सरहद के आसपास देखने लगे। ऐसा लगता था कि उन्हें कैदियों के फरार की खबर मिल चुकी है और वह उन्हीं की तलाश में है। जेकब ने आहिस्ता से कहा, ये लोग बहुत चौकस हो गए हैं। अंबर ने जेकब का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने को कहा। सरहदी सिपाही कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर घोड़ों को लेकर आगे निकल गए। उनके जाने के बाद अंबर और जेकब झाड़ियों से बाहर निकल आए। अब हमें क्या करना चाहिए? अंबर ने जेकब से पूछा। जेकब ने कहा, यह मशीन गन पोस्ट हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। अगर हमने ये नदी दिन के वक्त पार की तो मशीन गनें हमें भून कर रख देंगी, बल्कि यहाँ से रात के वक्त भी हमने सरहद पार करने की कोशिश की तो जर्मन सिपाही रोशनी फेंक कर हमें वहाँ भस्म कर देंगे। तो फिर क्या करना होगा हमें? क्या दूसरी जगह से हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते? हर जगह ऐसी खतरनाक है, हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना होगा, मगर कैसे? अंबर ने पूछा। मैं अपनी जान पर घेर कर इस चौकी को तबाह करने की कोशिश करूंगा। अंबर हंस पड़ा। अगर ये बात है तो फिर तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला इस चौकी को तबाह करने के लिए काफ़ी हूँ। अंबर ने मारिया को अपने जाने की तलाह की। वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे साथ न चलूं? अंबर ने कहा, तुम्हारा जाना खतरे का बायस हो सकता है। वहाँ बमों के धमाके होंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर यही है कि तुम यहीं ठहरो, क्योंकि मुझे तो बम वगैरह कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारी मर्जी। अंबर ने जेकब से मशीन गन तक पहुंचने का आसान तरीन और महफूज रास्ता पूछा और झाड़ियों दरख्तों में से होकर चल पड़ा। रास्ता बड़ा दुश्वार था, मगर अंबर इससे भी ज्यादा खतरनाक जंगलों से गुजर चुका था। वो चलता गया। उसने एक जगह पहाड़ों में से नदी के किनारे को जा लिया। मशीन गन पोस्ट अब बिल्कुल सामने थी। अंबर झाड़ियों में से निकलकर दरख्तों के पास आया ही था कि जंगल में आवाज गूंजी, हॉल्ट। अंबर ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। जर्मन सिपाही बंदूकें ताने उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, जनाब मैं एक चरवाहा हूँ, अपनी भेड़ की तलाश में आया हूँ। जर्मन सिपाही ने कड़क कर कहा, बकवास करते हो तुम, तुम्हारा लिबास चरवाहों वाला नहीं, तुम्हारा लहजा भी जर्मनों जैसा नहीं। चलो हमारे साथ चौकी पर, वहाँ कप्तान साहब खुद ही मालूम कर लेंगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंबर तो यही चाहता था कि किसी न किसी तरह से सरहदी गन पोस्ट तक पहुंच जाए। सिपाही उसे लेकर पोस्ट पर आ गए। चौकी जरा परे थी, करीबी एक कमरा था। यहाँ चौकी इंचार्ज कप्तान मेज पर बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। उसने अंबर को देखा तो कड़क कर पूछा, तुम जरूर वही कैदी हो जो ट्रेन लेकर अपने साथियों के हमरा भागे हो। तुम्हारे साथी कैदी कहाँ हैं? अंबर ने कहा, मैं कैदी नहीं चरवाहा हूँ, बकवास बंद करो। कप्तान ने उठकर अंबर के सर पर जोर से ठोकर मारी। अंबर अपनी जगह बैठा रहा और कप्तान परे जा गिरा। उसके पांव पर सख्त चोट लगी, जैसे उसने किसी चट्टान पर बूट की नोक मारी हो। वो हैरानी से उठकर अंबर को तकने लगा। कमीने, बड़े ताकतवर मालूम होते हो, बॉडी बिल्डर हो क्या? अच्छा, अभी तुम्हारा कचूमर निकालते हैं। उसने हुक्म दिया कि इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बांध दिया जाए। जर्मन सिपाहियों ने अंबर को एक तंग सी हालात में ले जाकर कैद कर दिया। चौकी बिल्कुल उसके सामने थी। वक्त गुजरता रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे। अंबर ने जैकब को खबरदार कर दिया था कि जो ही वो देखे कि मशीन गन पोस्ट धमाकों से फट रही है, वो उसी वक्त तमाम कैदियों को लेकर नदी पार करके सरहद अबूर करे और स्विट्जरलैंड के गांव में दाखिल हो जाए। शाम के वक्त अंबर को 1 कप चाय और 2 सूखे बिस्किट खाने को दिए गए। अंबर ने पहरेदार से कहा, तुम्हें भूख मिटाने की जरूरत भी नहीं है, आज रात तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। हमारे कप्तान के ऑर्डर आ चुके हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पहरेदार ने ताज्जुब से देखकर कहा, क्या तुम्हें मरने का कोई अफसोस नहीं? अंबर ने कहा, यार बात दरअसल यह है कि मैं तो मरना चाहता हूँ मगर मौत नहीं आती। तुम देख लेना, मैं हरगिज नहीं मरूंगा। पहरेदार ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। बदबख्त मौत के खौफ से पागल हो गया है। रात के 11 बजे अंबर ने देखा कि क्वार्टर गार्ड के बाहर स्टूल पर दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ पहरेदार सिपाही सो रहा था। उसकी आंखें बंद थी और हल्के हल्के खराटे ले रहा था। अंबर खामोशी से सुलाखों वाले दरवाजे के करीब आ गया। उसने बड़े आराम से एक सुलाख टेढ़ी कर दी और बाहर निकल गया। सामने वो चौकी थी जिसकी मशीन गनों का रुख नीचे नदी की जानिब था। अंबर गार्ड में से निकलकर पिछली तरफ से होता हुआ पोस्ट के दरवाजे पर आ गया। सामने एक दीवार बनी थी। अंबर ने सुराख में से झांक कर देखा, अंदर 3 सिपाही जाग रहे थे और 2 सो रहे थे। सुराखों में मशीन गनें लगी थी। अंबर वापस क्वार्टर गार्ड के ऑफिस में आ गया। यहाँ कोने वाली अलमारी में गोला बारूद पड़ा था।
अंबर ने देखा कि क्वार्टर गार्ड का पहरेदार ऊँघ रहा है। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हो गया, अलमारी के पास पहुंचा, उसे आहिस्ता से खोला और 3 दस्ती बम निकालकर जेब में रख लिए। उन्हें संभाल कर वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर वापस चौकी के दरवाजे पर आ गया। गन पोस्ट में से जर्मन सिपाहियों के हंसने और कहका लगाने की आवाजें आ रही थी। अंबर ने बड़े इत्मीनान से एक एक करके तीनों दस्ती बमों के पिन निकाल दिए। इस काम में उसे बमुश्किल 2-3 सेकंड लगे होंगे। पिन निकालने के बाद उसने तीनों दस्ती बम चौकी के अंदर फेंक दिया, खुद भागकर परे चला गया। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। 3 धमाके हुए और सारा जंगल लरज उठा और गन पोस्ट आग के शोले बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। वहां भगदड़ मच गई। अंबर ने तेजी से नीचे भागना शुरू कर दिया। वो जंगल में से निकलकर नहर किनारे आया और सरहद पार कर गया। यहाँ से उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया और पोस्ट पर फायरिंग शुरू हो गई थी। जर्मन सिपाही धमाके के बाद यूं ही हवा में गोलियां चला रहे थे। अंबर सारी रात जंगल में ढलान पर चलता रहा। सुबह के वक्त वो पहाड़ी से उतरकर एक वादी में आ गया। यहाँ उसे जर्मन सिपाहियों का एक गश्ती दस्ता मिला। ये आखिरी सिपाही थे, क्योंकि वहां से स्विट्जरलैंड की सरहद शुरू हो जाती थी। सिपाहियों ने अंबर को ना देखा। वो लोग गश्त करते दूर निकल गए। अंबर दोबारा पगडंडी पर आकर आगे चलता रहा, लेकिन एक जर्मन सिपाही पीछे भी था। उसने पीछे से अंबर की गर्दन पर बंदूक की नाली रोक दी। हॉल्ट, कौन हो तुम? मैं जर्मन गडरिया हूं और अपनी गुमशुदा भेड़ की तलाश में फिर रहा हूं। सिपाही ने कहका लगाया, ये क्यों नहीं कहते कि तुम फ्रांसीसी जासूस हो और अब हमारा हुकूमत के राज लेकर दूसरे मुल्क में जा रहे हो? अंबर ने कहा, मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास किसी हुकूमत का कोई राज नहीं। सिपाही ने कहा, तुम्हारी तलाशी हेडक्वार्टर वाले बर्नल मिलेंगे, सीधे सीधे आगे चलो। अंबर ने सोचा कि कमबख्त कहाँ उसे लिए फिरेगा। वो ये भी नहीं चाहता था कि जर्मन सिपाही की गोली की आवाज़ सुनकर अगले सिपाही वापस आ जाएं, क्योंकि ये लोग उसे परेशान करेंगे और एक बार फिर उसे कैद से फरार होना पड़ेगा। अंबर ने कहा, देखो मैं फ्रांसीसी सौदागर हूँ, जर्मनी से भागकर स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ। मैं जासूस हरगिज़ नहीं हूँ। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं 5 लाख रुपए अभी इसी वक्त तुम्हें दे दूंगा। 10 लाख रुपए का सुनकर जर्मन सिपाही की राल टपक पड़ी। बंदूक की नली पीछे करके बोला, मैं तुमसे 10 लाख ही लूंगा, जल्दी बताओ माल कहाँ रखा है? अंबर ने कहा, मेरे साथ आओ, पीछे एक दरख्त के नीचे मैंने सोने की डलियों से भरा हुआ थैला दबा रखा है, चलो आगे चलो। अंबर आगे आगे चलता हुआ जर्मन सिपाही को जंगल में एक गुंजान जगह पर ले आया। यहाँ भला खजाना कहाँ था? फिर भी उसने गड़े की तरफ इशारा करके कहा, इस जगह मेरी दौलत दफन है। तो फिर निकालो, खोदो जमीन। जर्मन सिपाही ने अंबर को हुक्म दिया। अंबर ने जमीन से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जर्मन सिपाही उसके सर पर खड़ा था। अंबर ने दाव लगाकर मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर सिपाही के मुंह की तरफ उछाल दी। मिट्टी उसकी आंखों में पड़ गई। वो घबराकर पीछे हटा। अंबर ने जोर से टक्कर उसके पेट में मारी। उसके हाथ से राइफल जमीन पर गिर पड़ी। अंबर यही चाहता था कि राइफल उसके हाथ से छूट जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो गोली चलाए और उसकी आवाज़ दूसरे सिपाहियों को उसकी तरफ मुतवज्जो कर दे। अंबर ने जल्दी से राइफल उठाकर जर्मन सिपाही की तरफ तान दी। अब बोलो, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? जर्मन सिपाही की आंखों में गुस्सा और नफरत थी और उसके चेहरे पर बेबसी थी। उसने थूक कर कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकता भी नहीं। अंबर ने कहा, मगर मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ सरहद पार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम खामोशी से इस जगह बैठे रहो। जर्मन सिपाही ने अचानक उठकर अंबर को टक्कर मार दी। राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी। अंबर ने राइफल पर छलांग लगा दी। उसने राइफल उठाई और नीचे वादी में फेंक दी। जर्मन सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि इस शख्स ने राइफल क्यों फेंक दी, जबकि अगर वो चाहता तो उसे राइफल से हलाक भी कर सकता था। अंबर ने जर्मन सिपाही की गर्दन को दोनों हाथों से दबोच लिया। सिपाही को यूं लगा जैसे उसकी गर्दन लोहे के शिकंजे में जकड़ी गई है। उसके हाथ पांव ढीले होने लगे और जिस्म सुन्न होता चला गया। अंबर ने उसे एक झटका दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जर्मन सिपाही की बेहोशी की हालत में छोड़कर अंबर ने उस पहाड़ी गांव की सेध में चलना शुरू कर दिया, जिसकी रोशनियां दिखाकर जेकब ने कहा था कि यह स्विट्जरलैंड का गांव है। अब इस गांव के मकानों के सुर्ख ढलानी छतें दूर से चमकती धूप में साफ दिखाई दे रही थी। अंबर ने महसूस किया कि कोई आ रहा है। वो जल्दी से दरख्त की आड़ में हो गया। इतने में गश्त करने वाला दस्ता वापस आकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। शायद वो अपने साथी की तलाश में थे, जो पीछे एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा था। अंबर दम साधे बैठा रहा। फिर उसने उठकर सरहद की जानिब भागना शुरू कर दिया। डस डस ठाए जर्मन गश्ती पुलिस ने अंबर को भागकर बॉर्डर क्रॉस करते देखकर उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2-3 गोलियां अंबर के जिस्म पर लगी, मगर उसका कुछ न बिगाड़ सकी और वो मामूल के मुताबिक चलता चला गया। पीछे से फायरिंग तेज होती गई। गोलियां उसके करीब भी गिरने लगी और उसके जिस्म से भी टकराने लगी। आखिर अंबर सरहद पार कर गया। स्विट्जरलैंड का जंगल शुरू हो गया था। वो सुर्ख ढलानी छतों वाले गांव में दाखिल हो गया। एक बूढ़ा सड़क पर किनारे पहाड़ी नाले पर बैठा पाइप पी रहा था। अंबर ने करीब जाकर उसे सलाम किया और स्विस जुबान में कहा, बड़े मियाँ, यहाँ रात बसर करने की कोई जगह मिल जाएगी? बूढ़े ने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर एक होटल है। अंबर का ख्याल था कि जेकब जरूर किसी न किसी होटल में ही ठहरा होगा। ये होटल 2 मंजिला था और लकड़ी का बना हुआ था। अंबर ने अंदर जाकर क्लर्क से पूछा, यहाँ कुछ मर्द और औरतें तो आकर नहीं ठहरे? क्लर्क ने कहा, अरे भाई, उन लोगों ने तो मुसीबत डाल रखी है, ऊपर के हाल के कमरे में बैठे हैं। घड़ी घड़ी नौकरों को बुलाकर कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। पैसा उनके पास है नहीं, भला मैं उन्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ? शुक्रिया।
अंबर जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलंगता हुआ ऊपर पहुंचा। अभी वो दरवाजे के बाहर ही था कि मारिया की आवाज आई, खुश आमदीद मारिया। कहो सब लोग खैरियत से पहुंच गए थे ना? हाँ क्यों नहीं, तुमने खूब चौकी उड़ाई। अब क्या प्रोग्राम है? जरा जेकब से मिल लो, फिर सोचते हैं कुछ। तुम इसी जगह रहना, जाहिर है मैं और कहाँ जाऊंगी। अंबर लपक कर कमरे में गया। उसे देखकर औरतों, बूढ़ों और बच्चों और जवानों ने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। बूढ़ों ने अंबर का सर चूमा, एक एक ने अंबर का शुक्रिया अदा किया। एक बूढ़े ने अंबर को सीने से लगाकर कहा, तुमने हमारी जानें बचाई हैं, हम तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकेंगे। अंबर ने जेकब से कहा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं अंबर भाई, चौकी उड़ जाने से जो खौफनाक धमाका और आग के शोले बुलंद हुए, उसने तो जर्मन सिपाहियों के औसान खता कर दिए। उन्हें खबर ही नहीं हुई कि हम सरहद पार कर रहे हैं। शाम का खाना उन्होंने उसी जगह खाया था, लेकिन मुसीबत यह थी कि होटल वाला उन्हें मुफ्त कुछ देने पर तैयार नहीं था। जेकब ने कहा, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम इसे रुपए कहाँ से लाकर दे सकते हैं? बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। अंबर ने कहा, फिक्र न करो, इसका अभी बंदोबस्त हो जाता है। अंबर बाहर निकल आया। उसने सीढ़ी बजाकर मारिया को अपनी तरफ मुखातिब किया। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊं अंबर, क्या बात है? अंबर ने कहा, इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और होटल वाला पैसे मांगता है जो इनके पास है नहीं, और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मारिया ने कहा, अभी इसका बंदोबस्त करती हूँ। मारिया सीधी होटल के हाल कमरे में आ गई। क्लर्क काउंटर के पीछे हिसाब किताब कर रहा था। उसके पास ही अलमारी में खाने की मीठी मीठी चीज़ों के पैकेट सजे थे। पहले मारिया ने सोचा कि पैकेट उठाकर ले जाए, फिर ख्याल आया कि पहचाने जाएंगे। वो काउंटर क्लर्क के करीब आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि काउंटर के दराज में कितने ही नोट रखे थे। वो ये नोट नहीं उठाना चाहती थी क्योंकि चोरी खुल जाने का अंदेशा था। वैसे भी मारिया चोरी करने के खिलाफ थी। बात ऐसी होनी चाहिए कि क्लर्क खुद ब खुद कैदियों के खाने का बंदोबस्त कर दे। मारिया ने क्लर्क की तरफ झुककर जरा सा उसके आगे से रजिस्टर खिसका दिया। वो हैरान हुआ कि रजिस्टर अपने आप कैसे खिसक गया। उसने रजिस्टर दोबारा अपनी जगह पर रखकर लिखना शुरू कर दिया। मारिया ने उसे फिर खिसका दिया। क्लर्क घबरा गया। मारिया ने उसके हाथ से कलम छीन लिया। वो दम बखुद होकर खड़े का खड़ा रह गया। मारिया ने अंदाजा लगाया कि इस शख्स की दादी जरूर मर चुकी होगी। चुनाचे मारिया ने कलम लेकर रजिस्टर पर लिखना शुरू कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं जब से मरी हूँ दोज़ख में जल रही हूँ। मैं अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकती, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारे होटल में कुछ औरतें, बच्चे और बूढ़े ऊपर वाले हाल कमरे में ठहरे हैं। अगर तुम उन लोगों को पेट भर कर खाना खिलाओ, उनकी खूब खिदमत करो और जाती दफ़ा उन्हें सफ़र खर्च के लिए 2-4 हज़ार रुपये भी दे दो, तो मैं वो दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ जाऊंगी और तुम्हें एक ऐसे ख़जाने का नक्शा दूंगी जो खुफिया है और जिसके बारे में सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं। और याद रखो, वो ख़जाना हीरे जवाहरात और सोने की डलियों पर मुश्तमिल है और 6 संदूक भरे हुए हैं। क्या तुम राज़ी हो? लिख कर जवाब दो और घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी दादी की रूह हूँ। तुम मुझे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन लिख कर मुझे जवाब दे सकते हो। क्लर्क थर थर कांप रहा था। खजाने और दादी की रूह की बात सुनी तो उसे कुछ हौसला हुआ। उसने जल्दी से कलम पकड़ा और रजिस्टर पर लिखना शुरू कर दिया। प्यारी दादी जान की रूह, खुदा तुम्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। दादी अम्मा, मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि अगर तुमने मुझे खुफिया खजाने के बारे में भी ना बताओ तो भी मैं आपके हुक्म पर अमल करते हुए मुसाफिरों की आओ भगत करता और उनकी खिदमत में 2000 रुपये भी पेश कर देता। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी जाकर आपके हुक्म को बजा लाते हुए उन लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ। मारिया बड़ी खुश हुई। क्लर्क जाते जाते रुक गया। आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखने के बाद सरगोशी में बोला, दादी अम्मा, दादी अम्मा। क्या बात है? मारिया ने पूछा। दादी अम्मा, क्या वो नक्शा तुम्हारे पास है? मारिया ने लिखकर कहा, तुम मेहमानों की खातिर में दर्द करो। जब वो लोग यहाँ से खैरियत और खुशबाश चले जाएंगे तो मैं वो नक्शा तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हवाले क्या कर दूंगी, बल्कि इस रजिस्टर पर लिख डालूंगी, तुम ले लेना। बहुत अच्छा दादी जान, बहुत अच्छा। क्लर्क ने उसी वक्त एक बड़े तश्त में किस्म किस्म के खाने सजाए और ऊपर हाल वाले कमरे में ले गया। वो लोग खाना देखकर हैरान रह गए। अंबर समझ गया कि मारिया की चाल कामयाब हुई है। क्लर्क ने खाना उन लोगों के कमरे पर रखकर कहा, प्यारे मेहमानों, जी भर कर खाओ। तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हारी हद खिदमत के लिए तैयार हूँ। लोग खाने पर टूट पड़े। उन्होंने जी भर कर खाना खाया और एक बार फिर ताज़ा दम हो गए। इतना अच्छा और लजीज खाना उन्होंने कभी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो गया। क्लर्क भागकर नीचे से स्वीट डिश ले आया। बच्चे, औरतें और मर्द भी खा गए। इसके बाद काफ़ी से उनकी तवाज़ो की गई। जेकब ने हैरान होकर अंबर से कहा, भाई ये तुमने इस बार क्या जादू कर दिया कि हमारे आगे बिछा जा रहा है? ऐसे लजीज खाने यूं फराखदिली से तो ये अपने गाहकों को नहीं खिलाता, फिर हमें क्यों खिला रहा है? अंबर ने कहा, बस इसमें एक गहरे राज की बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, अब इसकी खातिरदारी खत्म नहीं हुई, आगे आगे देखना होता है क्या। दूसरे रोज क्लर्क ने सुबह सुबह कमरे में आकर 10,000 रुपये जेकब की हथेली पर रखते हुए कहा, ये रुपये रास्ते के अखराजात के लिए रख लो भाई, और हाँ, इन्हें लौटाने की मत सोचना, ये मेरी तरफ से तुम्हारी नज़र है। जेकब और दूसरे साथी आंखें फाड़ फाड़ कर 10,000 रुपये की थैली को तकने लगे। ये एक ही दिन में उस आदमी की बिल्कुल ही काया पलट गई। बहरहाल जेकब और अंबर ने रुपए लिए और क्लर्क से कहा, ये रकम हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। क्लर्क बोला, मेरे भाइयों, मैंने कब मांगे हैं, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे पास पहुंच गया।
बाहर मोटर शहर बर्न जाने के लिए तैयार खड़ी है। क्लर्क जल्दी से काउंटर पर आ गया और सरगोशी बोला, दादी अम्मा की रूह, तुम कहाँ हो? मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे। दादी अम्मा देख लो, मैंने हर शय तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर दी है। अब तुम्हें दोज़ख से निजात मिल जाएगी, लेकिन मुझे खजाने का नक्शा देना मत भूलना। क्या नक्शा तुम इस वक्त मुझे नहीं दोगी? मारिया ने कहा, मेरे बच्चे, मैं रूह हूँ और रूह झूठ नहीं बोला करती। मेरे पास खजाने का नक्शा तुम्हारी अमानत है। तुम ऐसा करो कि इन लोगों को मेरी तरफ से 1,000 रुपया और दे आओ। लेकिन दादी अम्मा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। बेटा, दुकान के कैश में से ले लो। देखो, कल तुम करोड़ों रुपए के खजाने के मालिक बन जाओगे। तुम सारी रकम होटल वालों को लौटा देना। क्लर्क मान गया। उसने चाबी लगाकर सेव को खोला और रुपयों की थैली लेकर जैकब वगैरह के पास चला गया। मेरे भाइयों, मैं कुछ और रकम तुम लोगों के लिए लाया हूँ, ये भी कबूल करो और मुझे शुक्रिया का मौका दो। जैकब और अंबर ने फौरन रुपयों की थैली पकड़कर संभाल ली और कहा, शुक्रिया भाई। उसके बाद ये काफिला मोटर में सवार हो गया। अचानक मारिया की आवाज़ आई, अंबर, तुम लोग इस मोटर में सवार होकर चले जाओ, मैं दूसरी मोटर में आ जाऊंगी। शहर बन के सबसे बड़े होटल के कमरा नंबर 15 में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंबर ने कहा, लेकिन तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मारिया ने कहा, इसमें भी एक राज है। तुम इन लोगों को लेकर जाओ और बर्न शहर के सबसे बड़े होटल के कमरा नंबर 15 को याद रखना। मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा। क्लर्क अपने काउंटर पर खड़ा था और उसने कह रखा था कि उसकी इजाज़त के बगैर बस को चलने की इजाज़त न दी जाए। असल में वो अपनी दादी की रूह से पहले खजाने का नक्शा हासिल करना चाहता था। मारिया को उसकी नीयत का इल्म था, इसीलिए उसने अंबर से कहा कि वो लोग चले जाएं। मारिया काउंटर पर आ गई। उसने रजिस्टर पर लिखा, मेरे बच्चे, एक सफ़ेद कागज़ यहाँ रख दो ताकि मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊँ। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन बस को चलने की इजाज़त दे दो, इन लोगों का मुझ पर बोझ सा है। क्लर्क ज़रा हिचकिचाया, लेकिन मारिया के कहने पर उसने मुसाफिरों को रवाना किया ताकि उसे खजाने का नक्शा वो बता सके। क्लर्क ने उसी वक्त अंबर की बस रवाना कर दी। बस रवाना होने के बाद मारिया ने एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनाना शुरू कर दी। उसमें रास्ता एक जंगल में जा रहा था। आगे चट्टान आ जाती है, सामने खजूर का दरख्त है, उस पर तीर का निशान है। आगे लिखा है, यहाँ से 2 फरलांग के फासले पर एक सफ़ेद संगे मरमर का पत्थर ज़मीन पर पड़ा है, खजाना उस पत्थर के नीचे दफन है। जाओ मेरे बच्चे, उसे जाकर निकाल लाओ और ऐश करो, खुदा हाफिज। मारिया ने कलम रख दिया। क्लर्क नक्शे को आंखों के सामने रखकर बार बार पढ़ने लगा। फिर बोला, ये जगह कहाँ है दादी अम्मा? मारिया ने कहा, यह जगह कहीं भी नहीं है, कंजूस क्लर्क। मैं जा रही हूँ और सुनो, मैं तुम्हारी दादी की रूह भी नहीं हूँ। क्लर्क हक्का बक्का होकर रह गया। उसने अपने सर के बाल नोचने शुरू कर दिए। उसका सारा रुपया ज़ाया चला गया था। मुसाफिर हाथ से दूर निकल गए थे, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सर पीट कर रोने लगा। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। मारिया चुपके से वहाँ से खिसक कर होटल से बाहर आ गई। ज़रा फासले पर बर्न शहर जाने वाली बस तैयार खड़ी थी। मारिया उसमें सवार हो गई। बस रवाना हो गई। शाम को बस खूबसूरत शहर बर्न में दाखिल हो गई। यहाँ जंग का असर बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। ये इलाका गैर जानिबदार था, यानी जंग में शरीक नहीं था। मारिया को अब शहर सबसे आला होटल की तलाश थी। वो एक तरफ चल पड़ी। रेलवे स्टेशन से बाहर उसने देखा एक गाइड बुक रखी थी जिसमें शहर के सारे होटलों के एड्रेस लिखे हुए थे। मारिया ने किताब उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। उसे मालूम हुआ कि अल्पाइन होटल उस शहर का सबसे आला तरीन होटल था और वो एक टीले पर था। मारिया उस तरफ चल पड़ी। टीले की चढ़ाई उसने एक बस में बैठकर तय की। ये होटल बड़ा शानदार महल मालूम होता था। मारिया ने बड़े कमरे में आकर देखा कि 15 नंबर कमरा कहाँ है। ये कमरा पहली मंजिल पर ही था। अब सवाल ये था कि वो कमरा खाली भी है या नहीं। खाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जंग की वजह से लोग इधर उधर के मुल्कों से आकर वहाँ रह रहे थे। मारिया कमरा नंबर 15 के दरवाजे पर आकर रुक गई। ये एक ऊंचा दरवाज़ा था जो बंद था। बाहर तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, परेशान ना करें। इसका मतलब ये था कि अंदर कोई कारोबारी शख्स आराम कर रहा है। लेकिन मारिया को तो उसी कमरे में रहना था, क्योंकि अंबर शायद दूसरे रोज़ वहाँ आए, क्योंकि उसे कोई खबर नहीं थी कि मारिया इतनी जल्दी शहर में पहुँच जाएगी। मारिया ने दस्तक दी, अंदर से कोई जवाब ना आया। मारिया ने दूसरी, तीसरी और चौथी बार दस्तक दी। अंदर से किसी ने झंझिलाकर दरवाज़ा खोला और बाहर मुंह निकाल कर कहा, कौन बदतमीज़ है? बाहर कोई नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करने लगा ही था कि मारिया अंदर दाखिल हो गई। ये उधेड़ उम्र का, छोटी छोटी आंखों वाला और सख्त चेहरे वाला आदमी था जिसने सर पर तौलिया लपेट रखा था। वो बुड़बुड़ाता हुआ दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। कमरे का ड्राइंग रूम खूबसूरत सजा हुआ था। चारों कोनों में टेबल लैंप रोशन थे। अंदर आते ही उस शख्स ने टेबल लैंप बुझा दिए। ड्राइंग रूम में अंधेरा हो गया क्योंकि सारे पर्दे गिरे हुए थे। सिर्फ एक कोने में धीमी सी मोमबत्ती जल रही थी। मारिया ने ख्याल किया कि शायद ये शख्स कारोबारी है जो कारोबारी मसरूफियत से थक हार कर यहाँ आराम करने आया है और ख्वाबगाह में सो रहा है। वो आदमी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। मारिया उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय एक सोफे पर लेट गई और आराम करने लगी। उसने सोचा कि वो रात इसी जगह बसर करे या शायद कल किसी वक्त अंबर उसकी तलाश में वहाँ जाए, फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली देगी। कमरे में खामोशी छा गई। शायद वो आदमी अंदर जाकर सो गया था, लेकिन नहीं। अचानक मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे ख्वाबगाह से किसी के होले होले सिसकियाँ भरने की आवाज़ें आ रही हैं। वो चौकन्नी होकर हमातन गोश हो गई। आवाज़ किसी लड़की की थी। मारिया जल्दी से सोफे पर उठी और ख्वाबगाह के दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज़ बंद हो गई थी। मारिया वापस सोफे पर जाने लगी तो आवाज़ फिर आना शुरू हो गई। ये लड़की कौन है? ये आदमी कौन था?
हालात पर इसरार हो रहे थे। फिर किसी लड़की ने रोते हुए किसी से कुछ कहा। मारिया पूरी तरह जुमला समझ ना सकी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब रोने की आवाज़ मुसलसल आने लगी थी। फिर अचानक जैसे किसी ने जोर से लड़की को थप्पड़ मारा। लड़की की एक दबी सी चीख निकली और फिर ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे लड़की का गला घोंटा जा रहा हो। अब मारिया से बर्दाश्त ना हो सका। उसने बेख्तियार होकर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। एकदम से अंदर खामोशी छा गई। किसी कुर्सी के गिरने और फिर से सीधा करके रखने की आवाज़ आई। किसी ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर हैरान होकर बाहर देखा। कौन है, कौन है? वही उदेड़ उम्र का आदमी था जिसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। फिर ख्वाबगाह के दरवाजे पर ये कौन आकर दस्तक दे रहा है? उसने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया और एक एक कदम दीवार के साथ चलने लगा। बाहर आकर उसने ख्वाबगाह का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मारिया उसे गौर से देखती रही। उसने दीवार वाला बटन दबाकर छत की बत्तियां रोशन कर दी। कमरा रोशन हो गया। वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उदेड़ उम्र आदमी के माथे पर पसीना आ गया। उसने दस्तक की आवाज़ खुद सुनी थी। ये कौन था? उसने आहिस्ता से कहा। कौन है? मारिया खामोश रही और उसकी तरफ गौर से देखती रही। कुछ देर परेशानी से दीवार के साथ खड़े रहने और ड्राइंग रूम निगाहें बार बार दौड़ाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबगाह की तरफ आया और सुराख में चाबी घुमाकर उसने दरवाज़ा खोला। और इससे पहले कि मौका देखकर मारिया अंदर दाखिल हो, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। मारिया एक बार फिर बाहर रह गई। उसने सोचा शायद ये उसका वहम था। अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो दोबारा सोफे पर आकर लेट गई। इतने में ड्राइंग रूम में रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजी। ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला और वो आदमी बाहर आया। वो शबे ख्वाबी के लिबास में था और उसने आहिस्ता से फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कोई हौले हौले बात कर रहा था। ये आदमी हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। फिर बोला, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ से ना जाना। उसके बाद उसने रिसीवर रख दिया। कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर तेज़ी से ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। बाहर आया तो उसने स्याह रंग का सूट पहन रखा था। ख्वाबगाह को ताला लगाकर वो ड्राइंग रूम में से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। बाहर से उसने कमरे को ताला लगा दिया। मारिया वहाँ अकेली थी। लड़की के रोने की आवाज़ का मुइम्मा अभी तक हल नहीं हुआ था। मारिया एक बार फिर उठकर खड़ी हो गई। वो ये मुइम्मा हल करना चाहती थी। उसे यकीन सा हो गया था कि उसने अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी है। वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मारिया ने हैंडल को पूरी कुव्वत के साथ घुमा दिया। ताला टूट गया। दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। मारिया ने देखा अंदर बड़ी हल्की सी रोशनी हो रही थी। एक शानदार बिस्तर लगा था जिस पर रेशमी पर्दा गिरा हुआ था। पलंग के करीबी कालीन पर एक रेशमी कंबल गिरा पड़ा था। मारिया ने देखा कि बिस्तर पर एक औरत सुर्ख कंबल ओढ़े सो रही है। मारिया दबे पांव चलती पलंग के करीब आ गई। छत में धीमा सा बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में मारिया ने खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखा जिसके सुनहरी बाल उसके शानों पर गिरे हुए थे। वो सचमुच जन्नत की कोई परी लग रही थी। मारिया ने सोचा कि उसे जगाकर पूछना चाहिए कि यहाँ रो कौन रहा था। वो पलंग पर झुक गई। अचानक उसका दिल जोर से धड़का। रेशमी बालों वाली लड़की का सांस बंद था। उसने लड़की के सीने पर हाथ रखा। उसके दिल की धड़कन बंद थी। लड़की मर चुकी थी। मारिया धक से रह गई। क्या उस आदमी ने इसे कत्ल किया है? वो खामोशी से ख्वाबगाह से बाहर आ गई। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मारिया सोचने लगी कि वो फ़ोन सुने या ना। घंटी बार बार बज रही थी। गैर इरादी तौर पर मारिया ने रिसीवर उठाकर कान के साथ लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई आदमी बड़ी जल्दी में बोल रहा था। उसे इतनी जल्दी थी कि उसने ये भी ना पूछा कि कौन फ़ोन सुन रहा है। हेलो मिस्टर मैकडफ, हम आ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। मारिया हैरान हुई कि ये कौन लोग थे जो वहाँ रहे थे। उस आदमी का नाम मैकडफ था। हालात से और ज़्यादा पुरस्कार होते जा रहे थे। मारिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो आने वाले लोगों का इंतज़ार करने लगी। उसे मजबूरन इंतज़ार करना पड़ रहा था। वो भी चाहती थी कि मासूम चेहरे वाली लड़की की मौत के राज पर से पर्दा ज़रूर उठना चाहिए। मारिया कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने दरवाजे के ताले में चाबी घुमाने की आवाज़ सुनी। फिर दरवाज़ा खुल गया और 2 पुरस्कार किस्म के आदमी अंदर आ गए। उन्होंने काले कोट और काले हैट पहन रखे थे। अंदर आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर टेबल लैंप रोशन किया और इधर उधर देखकर आवाज़ दी, मैकडफ। कोई जवाब न मिला तो वो ख्वाबगाह का ताला खोलकर अंदर चले गए। मारिया भी उनके साथ ही गई। पलंग पर लाश देखकर बहुत खुश हुए। एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। एक बोला, अब हम अरबपति बन गए हैं। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही थी। मुबारक हो। दूसरे ने कहा, मुबारक हो, मिस्टर मैकडफ के 10,000 पाउंड तो ज़रूर देने होंगे। पहला हंसा, पागल हो गए हो क्या? यहाँ दूसरी लाश मिस्टर मैकडफ की होगी। और वो कहका मारकर हंस पड़ा। मारिया समझ गई कि इन लोगों ने सुनहरी बालों वाली लड़की को कत्ल कराने के लिए मिस्टर मैकडफ की खिदमत उजरत पर हासिल की थी और अब उसे भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे थे। मारिया खामोश तमाशाई बनी ये खेल देख रही थी। इतने में बाहर से मिस्टर मैकडफ की आवाज़ सुनाई दी, डोनाल्ड, क्या तुम हो? हाँ मैकडफ, अंदर आ जाओ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।